नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म शशि शरण सर ऑफिशियल पे। कल के बाद आज लगातार दूसरे दिन हम मिल रहे हैं। बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 हो, चाहे भारत की अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, जहां पर आधुनिक भारत के इतिहास के खंड से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन तमाम प्रश्नों पर हम करने वाले हैं वार। यानी लगातार हम नई नई चीजों को सीखेंगे और प्रश्नों को ले चलेंगे ऑपरेशन थिएटर के अंदर में और उसका करेंगे भरपूर इलाज, ताकि उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर उस प्रश्न का उत्तर दे पाएं, कॉन्फिडेंस के साथ उस प्रश्न का उत्तर दे पाएं। तो बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करेंगे दोस्तों। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि हम लगातार प्रश्नों को तो करेंगे ही, साथ साथ डिटेल एनालिसिस भी करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सभी लोग आ चुके हैं, सभी लोगों का कमेंट भी आ रहा है लगातार। सभी लोगों लाइव हैं सर? यस सर, लाइव हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लोग लाइव में दिख रहे हैं और निरंजन है, मासूम है, सुनील कुमार जी हैं, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गोड़ लगाता नहीं सर जी, थैंक यू राजकुमार जी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना देरी किए हुए। लेट्स स्टार्ट द क्लास दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक ऐसा टॉपिक जिस टॉपिक को आज क्लियर करना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि आज के बाद मुंडा विद्रोह से कोई भी संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सवाल आए, आप उस सवाल का धुआं धुआं उड़ा दें, बस यही उद्देश्य है। पहला प्रश्न लेते हैं साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश सरकार, हिंदू जमींदारों, साहूकारों और मिशनरियों के साथ सहयोग किया कह रहा है। अब ये कथन क्या है दोस्तों? ये कथन गलत है। कैसे है अभी बताऊंगा। अंग्रेजों की भूनीतियां मुंडाओं के परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन मुंडाओं की जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी मुंडाओं की परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। यह भी सही है। यह क्वेश्चन जो लिया गया है ये डायरेक्टली एनसीईआरटी की किताब से लिया गया है और एनसीईआरटी के लाइन से यह सवाल बनाया गया है। मतलब अगर आपने एनसीईआरटी की किताब पढ़ी है तो वहीं से ये प्रश्न बनाए गए हैं। आइए इस प्रश्न के बारे में बातचीत करते हैं। अब साथियों, जो पहला प्रश्न हमने लिया है वो पहला स्टेटमेंट क्या है? तो पहला स्टेटमेंट गलत है। अब सबसे पहले सवाल ये उठता है कि मुंडा विद्रोह कब हुआ था, तो पहले इसको जानते हैं, इसकी व्यवस्था को। सबसे पहले जब आपसे एग्जाम में सवाल पूछे साथियों कि मुंडा विद्रोह कब हुआ, तो यहां से हम 10 सवाल सबसे पहले देखेंगे। कितने सवाल देखना है जरा बताना कमेंट में। मिनिमम 10 सवाल सबसे पहले मैं बताऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। मुंडा विद्रोह पूछेगा आपसे कि मुंडा विद्रोह कब शुरू हुआ, तो आप कहेंगे 1899 से लेकर के 1900 ईस्वी तक, यानी 1899 से लेकर 1900 के बीच का टाइम पीरियड माना जाता है। दूसरा कि इसकी शुरुआत किसने की, तो आप भी जानते हैं कि इसकी शुरुआत किसने की, तो बिरसा मुंडा ने की थी साथियों। किसने की थी? तो बिरसा मुंडा ने इसकी शुरुआत की थी। एग्जाम में अगला सवाल यही पूछा जाएगा कि जो बिरसा मुंडा थे ये मूल रूप से कौन सा इनका इलाका हुआ करता था, तो झारखंड में इनका जो केंद्र हुआ करता था वो रांची हुआ करता था। आपसे पूछेगा कि झारखंड में इसका केंद्र क्या था, तो आप भी जानते हैं कि झारखंड के अंदर में इस आंदोलन का जो केंद्र हुआ करता था और वो रांची हुआ करता था। चौथा आपसे पूछेगा कि क्या इस आंदोलन को और किसी नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे उलू गुलान और उल गुलान, दोनों इसी का नाम है। इस बात को ध्यान रखिएगा, उल गुलान इसी को कहते हैं। इतिहास के अंदर में इसे उल गुलान के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ आप जानते हैं कि यह एक महान विद्रोह की श्रेणी में भी महान जनजातीय विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। महान जनजातीय विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। उसके अलावा साथियों, अगर हम 5वें नंबर के प्रश्न को पूछें तो 5वां प्रश्न जो मुंडा से बनता है वो बड़ा सिंपल सा होता है कि ये आंदोलन जो होता था ये किस और नाम से जाना जाता था। तो एक तो मुंडा, दूसरा उल गुलान। एक मैं नाम बताने वाला चाहूं और मैं चाहता हूं कि उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि लंबे समय तक आपको याद रहे, और वो नाम है सरदारी लड़ाई। आपसे पूछेगा कि मुंडा विद्रोह किस नाम से जाना जाता है, तो कहना उल गुलान के नाम से तो जाना जाता ही है, साथ ही साथ सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सरदारी लड़ाई के नाम से। मैं चाहता हूं कि सभी लोग इसको कमेंट करें, सरदारी लड़ाई के नाम से ये जाना जाता है। छठी और महत्वपूर्ण बात यह बात है कि आप जानते हैं कि इस आंदोलन में मामला क्या था, तो मामला बस इतना ही था साथियों कि जल जंगल और जमीन की लड़ाई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। किस चीज की लड़ाई थी, तो आप भी जानते हैं जल जंगल और जमीन की लड़ाई थी। मामला क्या था आप जानिए। जो जमीन के अंदर में जो जंगलें हुआ करती थी वो आदिवासियों की, जो जंगल हुआ करती थी वो आदिवासी और जनजाति ऐसे कहते थे कि ये हमारे बाप दादाओं की संपत्ति है, इस पर हमारा हक है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या कर दिया, तो अंग्रेजों ने टेनेंसी एक्ट को लागू कर दिया था। और आपको पता है कि जब अंग्रेजों ने इन एक्ट को लागू किया तो उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों ने इनकी जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जब धीरे धीरे अंग्रेजों ने इनकी जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया तो उसके बाद यहां पर एंट्री किसकी होती है, तो साहूकारों की एंट्री होती है। और साहूकार धीरे धीरे इन जमीनों पर कब्जा करते करते धीरे धीरे जमींदार के
रूप में आ जाते हैं और इस आंदोलन के दौरान साहूकार जो हैं जमींदार के रूप में जो है धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाने चल जाते हैं। अंग्रेजों की नीतियों का परिणाम यह होता है कि धीरे धीरे जमीनें इनके हाथों से खिसकने लगती हैं और यहां पे एक टर्म यूज किया जाता है जिसका नाम है दीकुआ। अब एग्जाम में पूछेगा कि दीकू किसे कहते हैं, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है साथियों, दीकू किसे कहते हैं। मैं आप ही से पूछता हूं, एग्जाम में पूछेगा दीकू किसे कहते हैं, दीकू किसे कहते हैं। बहुत बार दीकुओं से संबंधित सवाल पूछता है, तो दीकुओं का मतलब होता है बाहरी लोग। क्या मतलब होता है? बाहरी लोग, मतलब जंगल के अंदर में नहीं रहने वाले लोग, उनको हम क्या कहते थे? तो उनको जो जनजातीय लोग होते थे उनको दीकू कहा जाता था। मतलब वैसे नेता जो बाहर के लोग हुआ करते थे। गैर आदिवासी, अगर एक शब्द और इस्तेमाल कर ले यहां पे तो हम क्या कर सकते हैं? तो गैर आदिवासी कह सकते हैं साथियों, गैर आदिवासी भी कह सकते हैं, गैर आदिवासी भी इनको कह सकते हैं। चलिए साथियों, तो बैटरी जो है, साउंड खत्म हो गया था और मैंने साउंड पे ध्यान नहीं दिया। डोंट वरी, साउंड अब आ गया है। अब साउंड आ गया है, साउंड प्रॉब्लम है। वॉइस, बिल्कुल, तो अब वॉइस आ गया है, मुझे चेक करके बता दीजिए। अब वॉइस जो है आ चुका है। अब क्या हो गया है? तो अब वॉइस आ चुका है। अब ना बिरसा मुंडा से संबंधित एक सवाल पूछा जाता है जो मैं यहां रिपीट कर देता हूं। हो सकता है आपको सुनाई नहीं पड़ा हो तो मैं रिपीट कर देता हूं। बिरसा मुंडा को साथियों भगवान के नाम से जाना जाता है, इनको धरती अब्बा के नाम से जाना जाता है, इनको धरती बाबा के नाम से जाना जाता है और इन्हें जगत बाबा के नाम से भी जाना जाता है। धरती बिरसा मुंडा ने अपने आप को साथियों क्या डिक्लेयर कर रखा था? तो एग्जाम में पूछेगा कि इन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर रखा था। तो भगवान का दूत डिक्लेयर कर रखा था। इन्होंने कहा था कि भगवान के हम दूत हैं और हमें भगवान ने भेजा है और हमारी बात आप मानिए, जो काम मैं कह रहा हूं समझिए कि वो हमारे देवता कह रहे हैं, वो हमारे भगवान कह रहे हैं। ऐसी बात वो किया करते थे। आपसे एग्जाम में अगला सवाल पूछेगा साथियों, अगला क्वेश्चन जो पेपर के अंदर में पूछा गया कि बिरसा मुंडा को कब गिरफ्तार किया गया, या मुंडा जो है कब पकड़े गए, मुंडा कब पकड़े गए और कहां से पकड़े गए। यहां से दो सवाल बनेंगे साथियों। पहला तो डेट पूछेगा कि वो मार्च का कौन सा महीना हुआ करता था। तो आप भी जानते हैं कि 3 मार्च। मैं चाहता हूं कि सभी लोग कमेंट करें, 3 मार्च 1900 ईस्वी को इन्हें अरेस्ट किया गया। लेकिन एग्जाम में पूछेगा कि वो कौन सा स्थान हुआ करता था। तो आप भी जानते हैं साथियों, एक जंगल हुआ करता था जिसका नाम था जाम कोपाई जंगल। कौन सा जंगल साथियों? जाम कोपाई जंगल। ध्यान रखेंगे, सभी लोग कमेंट करें कौन सा साथियों? तो जाम कोपाई जंगल हुआ करता था। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये जाम कोपाई जंगल कहां पे है। तो आपने सिंहभूम जिले का नाम सुना होगा, चक्रधरपुर का नाम सुना होगा। तो उसी चक्रधरपुर में साथियों, उसी चक्रधरपुर
चक्रधरपुर, ध्यान रखेंगे चक्रधरपुर के अंदर में ये सिंहभूम चक्रधरपुर सिंहभूम का इलाका पड़ता था और उसी चक्रधरपुर सिंहभूम के इलाके के अंदर में इन्हें पकड़े गए थे। अब आपसे 9वां सवाल जो यहां से पूछा जाएगा कि बिरसा मुंडा को अंततः इनकी मृत्यु कब हुई। आपसे एग्जाम के अंदर में सवाल पूछा जाएगा कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई, सभी लोग कमेंट करेंगे। और एक सवाल और भी पूछा जाएगा कि मृत्यु कहां पे हुई। आपसे यह पूछा जाएगा कि मुंडा जो है, मुंडा की मृत्यु से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि मुंडा की मृत्यु कब हुई। तो 3 का कितना होता है जरा बताना। 3 का 9 होता है, तो 9 ये हो गया और मार्च अप्रैल मई जून का इलाका 9 जून 1900 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। अब कुछ किताब कहते हैं 1901, लेकिन वो गलत है। अब आपसे सवाल पूछ रहा है कि मृत्यु कहां पे हुई, तो आप बताना साथियों कि इनकी मृत्यु जेल के अंदर में हुई। कहां हुई इनकी मृत्यु? इनकी मृत्यु जेल में हुई। और आखिरी एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं जो इसी से संबंधित है, और वो सवाल बस इतना ही है कि इस मुंडा विद्रोह के बाद में एक एक्ट लाया गया जो आपके TRE 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन था कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, क्या क्वेश्चन पूछा गया था? छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के बारे में सवाल पूछा गया था। अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो है छोटा नागपुर, वो है साथियों छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के बारे में। वो है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के बारे में, टेनेंसी एक्ट के बारे में, टेनेंसी एक्ट के बारे में साथियों। और आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि ये किस वर्ष पारित हुआ था। आपसे पूछेंगे कि ये टेनेंसी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो है आपसे पूछता है किस वर्ष पारित हुआ था, तो आप कहेंगे 1908 के अंदर में, 1908 के अंदर में ये क्या हुआ था साथियों, तो 1908 में ये पारित हुआ था। एक अंतिम सवाल पूछूं, मेरी इच्छा है वो सवाल पूछने की, और मैं गारंटी के साथ बताता हूं उसका संबंध जो है ताना भगत विद्रोह से है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और उस सवाल का उत्तर आपको देना है। अगर आपने उस सवाल का उत्तर दे दिया तो मैं ऐसा मान के चलूंगा कि आपने अच्छे से पढ़ाई की है। मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो कहें तो मैं पूछ लूं। सवाल बस इतना है कि दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी। आपसे पूछ रहा है कि यह कथन किसका है? यह कथन है साथियों कि दिकुओं से अब हमारी, दिकुओं से, ये कथन है साथियों कि दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी, दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी। लेकिन ये पूरा स्टेटमेंट नहीं है, ये कथन आपसे मैं पूछ रहा हूं कि इस कथन किसका है कि दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा लहरा रहा हो, और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी, जमीन इस तरह लाल होगी, जमीन इस तरह लाल होगी, इस तरह लाल होगी जैसे, इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा, जैसे लाल झंडा। आपसे पूछेगा साथियों पेपर के अंदर में, आपसे पूछेगा साथियों पेपर के अंदर में कि यह कथन किसका है। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके बताएं, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके बताएं कि यह कथन किसका है कि दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी और लड़ाई अब ऐसी होगी कि उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा लहरा रहा हो। तो उत्तर आने लगा है साथियों, उत्तर आने लगा है, और उसका उत्तर क्या है? तो उत्तर आने लगा है बिरसा मुंडा। तो बताइए ये नया सीखा कि नहीं? ये आपने पहली बार नया सीखा या नहीं सीखा, ये बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बिरसा मुंडा हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बिरसा मुंडा हो जाएगा, बिरसा मुंडा। अब 2 बातें और कहना चाहता हूं, यहां से 1-2 सवाल और पूछे जाएंगे, और अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं और कुछ इसको बढ़ा के मैं आपको बता सकता हूं, और भी बहुत सारे चीजों को ला सकता हूं। एक मेरे भाई पूछ रहे हैं कि इसका आंदोलन का मूल उद्देश्य क्या था, तो आप भी जानते हैं इस मुंडा आंदोलन का मूल उद्देश्य था जो हमारा आदिवासी समाज है उस समाज के अंदर में परिवर्तन लाना, उस समाज के अंदर में सुधार लाना। इसका मूल उद्देश्य की अगर आप मुझसे बात करेंगे कि मूल उद्देश्यों में आप किस तरह से देखते हैं, तो मूल उद्देश्य इसका था साथियों आदिवासी समाज के अंदर में सुधार लाना, आदिवासी समाज में परिवर्तन लाना, या आप सुधार लाना भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं परिवर्तन लाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको सवाल आएगा कि किस तरह का परिवर्तन। जैसे आप जानते हैं कि आदिवासी शराब पीते थे, अब आदिवासियों से निवेदन होता था कि वो भाई अब जो मुंडा हैं वो मुंडा शराब पीना छोड़ दें, मुंडा गंदगी में रहना छोड़ दें, मुंडा साफ सफाई में जिए, मुंडा महिलाओं की इज्जत करें, मुंडा जो है अंधविश्वास में भरोसा करना बंद कर दें, मुंडा जो है जादू टोने में विश्वास करना बंद कर दे, मुंडा जो है मिशनरियों से अपनी दूरी बना ले, मुंडा जो है हिंदू जमींदारों के खिलाफ आंदोलन में शामिल हो, मुंडा जो है दिकुओं को बाहर भगाने में एकजुट हो जाए, मुंडा ऐसे मुंडा हो जाए
जाएं कि बाहरी शक्तियां अगर उनके तरफ देखें तो उसके बाद उनके मन में डर हो जाए। इस बात को ध्यान रखिएगा। और अंततः मुंडा ये भी चाहते थे, बिरसा मुंडा की ये दिल की चाहत थी कि जमीन पर एक बार फिर से लड़ाई होनी चाहिए और अपने खेतों पर वो खेती करने का अधिकार उनको मिलना चाहिए। और यही कारण था कि मुंडा ने ना तो मिशनरियों को छोड़ा, ना तो ईसाइयों को छोड़ा, ना तो जमींदारों को छोड़ा, ना तो साहूकारों को छोड़ा और ना तो अंग्रेजों को छोड़ा। सबके खिलाफ मुंडाओं ने क्या किया, आंदोलन का आगाज कर दिया। इसीलिए पहला स्टेटमेंट क्या था साथियों, पहला स्टेटमेंट गलत था। इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो मुझे बताइए कि अब मुंडा पर कोई सवाल छूटेगा क्या? यस और नो? अब मुंडा पे कोई सवाल छूटेगा? नो सर, बिल्कुल नहीं छूटेगा। छूटेगा क्या मुंडा पे कोई सवाल? कोई सवाल किसी का मुंडा पे छूटेगा? यस और नो? सर मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा से पहले में दिक्कत होता, अब तो दिक्कत नहीं होगा। अब सुनिए, अब मैं दो तीन चीजें और पूछूं, मैं दो तीन चीजें पूछूं। एक सवाल पूछना चाहता हूं, लसोरिया आंदोलन कहां पे हुआ था? इसी से संबंधित है। लसोरिया वो भी जनजातियों का आंदोलन है, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। मैं एक सवाल पूछ, क्योंकि आप मेरी क्लास में आए हो यार, मेरी क्लास में आए हो तो सीखो कुछ नया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरा एक सवाल है कि लसोरिया आंदोलन, लसोरिया आंदोलन किससे संबंधित था? मतलब कौन सी जनजाति से संबंधित था ये बताना है, और दूसरा कहां पे हुआ था ये बताना है। कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए कि कहां पर था और किस जनजाति से संबंधित था। कमेंट करके बताइए। और अगर आप ये बता देंगे तो उसके बाद एक छोटा सा पूछूंगा, वो है खैरवार के बारे में। किसके बारे में? वो दूसरा पूछूंगा खैरवार के बारे में। किसके बारे में? खैरवार आंदोलन के बारे में। इन दोनों के बारे में बताइए। खैरवार तो खैर आप बता देंगे चूंकि अपने प्रदेश का है। इसके बारे में बताइए कि लसेरिया आंदोलन कहां पर है। तो आप भी जानते हैं कि इसके ये आंदोलन कहां पे हुआ था, तो दक्षिणी राजस्थान के इलाकों में, मेवाड़ वाला जो इलाका है, दक्षिणी राजस्थान का इलाका। और दूसरा ये पूछेगा, एरिया भी पूछेगा, तो मूलतः मेवाड़ में केंद्रित था, मेवाड़ में केंद्रित था ये। लेकिन मेवाड़ में ही सिर्फ नहीं था, बांगर जिला है उनमें भी हुआ करता था, पास के और भी जो इलाके हुआ करते थे वहां भी हुआ करता था। कई बार ये पूछता है कि दक्षिणी राजस्थान हो गया। और मैंने क्या पूछा था आपसे, किस जनजाति से? तो भील। ध्यान रखेंगे, भीलों को एकत्रित करने का, भीलों को संगठित करने का। या आप इतना मत लिखिए, आप भील लिख लीजिए डायरेक्टली, उतना क्यों उतना डिटेल में जाना। भील जो है, भीलों से यह आंदोलन संबंधित। अच्छा एक सवाल और पूछ लेता हूं यहां पे, इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मतलब किसने इसकी शुरुआत की, प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कोई बताएंगे प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गुरु गोविंद माने जाते हैं। बहुत जगह गुरु गोविंद रहता है और बहुत जगह गोविंद गुरु रहता है। दोनों का दोनों क्या है? दोनों का दोनों सही है, लेकिन अमूमन क्या मिलेगा आपको? गोविंद गुरु मिलेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। इज इट क्लियर? अब खैरवार के बारे में मुझे बताइए। मैं खैरवार के बारे में दो बातें पूछना चाहता हूं। खैरवार किससे संबंधित था? तो अपना आज का बिहार से। भागीरथ मांझी का नाम सुना होगा 1874 के अंदर में। वेरी गुड, इसका तो आंसर आ गया है। खैरवार के बारे में 1874। प्रवर्तक में नाम आएगा भागीरथ मांझी का, और आंदोलन मूलतः झारखंड का इलाका। ये तीन चीजें ध्यान रखनी। एक अंतिम सवाल पूछूं, एक अंतिम सवाल पूछूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप कहें तो पूछूंगा, नहीं कहे तो छोड़ दूंगा। छोड़िए, हटाइए, रहने दीजिए। मैं बेसिकली एक बहुत नॉर्मल सा सवाल पूछना चाहता हूं, और वो सवाल है जो TRE 2 का क्वेश्चन है, बघेरा विद्रोह के बारे में। TRE 2 में पूछा गया एक विद्रोह जिसका नाम था बघेरा विद्रोह। कौन सा विद्रोह? बघेरा विद्रोह। बघेरा विद्रोह। मेरा बस सवाल एक छोटा सा है, बहुत छोटा सा, कि बघेरा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? और वो छोड़ दीजिए, वो भी हटा दीजिए। आप बस इतना बता दीजिए जो TRE में आया था कि आंदोलन भारत के किस राज्य में या कहां पे हुआ था और कब हुआ था। कहां पे हुआ था और कब हुआ था ये बता दीजिए। पूछ लो सर, पूछ लो, ठीक है मेरे भाई। क्लास का PDF कहां पे मिलेगा? अच्छा एक महत्वपूर्ण सूचना है आपको, वहां पे ना ऊपर में एक WhatsApp का नंबर दिख रहा होगा, लिंक दिख रहा होगा, दिख रहा है ना WhatsApp का लिंक। उस WhatsApp के लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, है ना। और बाद में मान लीजिए कि ये फुल हो जाएगा तो इसकी जगह दूसरा लिंक लगा दिया जाएगा। एक आदमी एक ही बार ज्वाइन करेगा। इसी WhatsApp के ग्रुप में आपको इस क्लास का बोर्ड PDF
और भी जो मेरी सूचनाएं होंगी, बहुत सारी नई नई घोषणाएं होंगी, वो सब उसी व्हाट्सएप ग्रुप में डेली डाल दी जाएंगी, क्योंकि ये टेलीग्राम पर देना, इधर उधर देना संभव नहीं है। बच्चों ने कहा कि सर कंप्रेस करके फाइल इसी पर डाल दीजिएगा, तो मैं यहीं पर इस फाइल को डाल दूंगा। आप जो ऊपर कमेंट बॉक्स के अंदर में पिन किया गया लिंक है व्हाट्सएप का, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर वो भर जाएगा तो दूसरे ग्रुप का इंतजार कीजिएगा, बाद में कल सुबह आके देखिएगा, हम लोग तब तक रात में वो नया लिंक बना के अपडेट कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बघेरा का हो जाएगा बड़ौदा में। कहां पे? बड़ौदा, बड़ौदा में। और कब हुआ? तो 1818 से लेकर 1820 के बीच में। मूलतः इसके जो बघेरा के सरदार हुआ करते थे, उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय, अगला सवाल है कि लाला लाजपत राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है। वो पंजाब के राष्ट्रवादी थे, वे आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे, उन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था, उनका जन्म 1855 में हुआ था। ये क्वेश्चन आप देखे होंगे तो आपको चीजें याद आ गई होंगी। ये पेपर के अंदर का सवाल है और आपको पता है आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। कौन सा क्या है? कौन सा क्या है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको ये बस ध्यान रखना है कि इस प्रश्न का इतना ना भाई लंबा संस्कृत का कमेंट लिखें कि पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। दिकू तो कब का पार हो गया, मनसा वार्चा कर्मणा, ठीक है मेरे भाई। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए और यहीं से आगे बढ़ते हैं। आइए, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय आप जानते हैं कि पंजाब के एक राष्ट्रवादी नेता थे, वे आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे, उन्हें पंजाब केसरी कहा जाता था। ये वाला स्टेटमेंट जो है गलत है। उनका जन्म जो है 1855 में नहीं हुआ था, उनका जन्म 1865 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 1865 में हुआ था। डेट मुझे जहां जहां तक याद है कि 28 तारीख या कहीं कहीं मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, 29 है, 28 या 29 जनवरी को हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा, 28 जनवरी या 29 जनवरी 1865 को साथियों, 1865 को। अच्छा, आपसे सवाल पूछेगा कि जन्म कहां हुआ था, तो जन्म साथियों आप भी जानते हैं कि पंजाब में हुआ था। पंजाब में एक जिला है जिसका नाम है धुरकी जिला। क्या नाम है? धुरकी जिला। तो धुरकी जिला के अंदर में हुआ था साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा, पंजाब के धुरकी जिले के अंदर में इनका जन्म हुआ था। अब आप बात कर लेते हैं लाला लाजपत राय के बारे में। आप जानते हैं कि लाला लाजपत राय किस विचारधारा के नेता हैं, जरा बताइए। तो ये उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं। किस विचारधारा के हैं दोस्तों? उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के ये नेता हैं, उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के नेता हैं। अच्छा, एक और बात है, एकमात्र ये जो बाल लाल पाल की तिकड़ी थी, याद है ना, पेपर के अंदर में एक सवाल आता है कि बाल लाल पाल की जो तिकड़ी थी, इन तीनों में से इकलौते ये थे जो कांग्रेस के क्या बने थे? ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। जरा कमेंट करके बताना कि ये कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे। जरा ये कमेंट करके बताना कि ये कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे। तो ये 1920 का विशेष अधिवेशन था जो कलकत्ता में बुलाया गया था, और उसी विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो लाला लाजपत रॉय ने किया था। लाला लाजपत रॉय ने किया था। अब दो तीन बड़ी बातें और सीख लेते हैं इनके बारे में। दो तीन, क्या लिख रहा है मेरे भाई? आप कौन से चैनल पे पढ़ा रहे हैं? ये भी ऑफिसर एकेडमी का ही चैनल है भाई। कौन से क्या चैनल पे पढ़ा रहे हैं? ये भी अपना ही चैनल है, इसी पे पढ़ा रहे हैं। सुनिए, अब बात कर लेते हैं साथियों दो तीन चीजों के बारे में। आपसे पूछेगा कि लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी। एग्जाम के अंदर में सवाल आएगा, जरा बताना कि लाठी क्लब के बारे में पूछेगा कि लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी। तो लाठी क्लब की स्थापना लाला लाजपत रॉय ने किया था। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो लाला लाजपत रॉय ने किया था। दूसरा और एक सवाल पूछेगा दोस्तों, और दूसरा सवाल क्या पूछेगा कि लाला लाजपत राय वही व्यक्ति थे जिन्होंने साइमन कमीशन का क्या किया था? तो साइमन कमीशन का विरोध किया था। लाला लाजपत रॉय ने क्या किया था? तो साइमन कमीशन का विरोध किया था। अब आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन का इन्होंने कहां पे विरोध किया था। तो आप भी जानते हैं कि इन्होंने कहां विरोध किया था। तो कराची के बाद साथियों लाहौर के अंदर में, और इसी लाहौर में इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। लाहौर के अंदर में दो नाम याद रखना है। पहला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको एसपी कहते हैं, एसपी हुआ करते थे साथियों स्कॉट। कौन हुआ करते थे? स्कॉट।
और एएसपी यानी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कौन हुआ करते थे? तो ये सैंडर्स हुआ करते थे साथियों, सैंडर्स में आपको ये कहानी याद होगी कि जब इनके ऊपर लाठियों का प्रहार किया, एएसपी ने जब लाठियों से वार किया तो इनके लाठी से सर में चोट आई थी। लाठी से क्या आया था साथियों? तो सर में चोट आई थी। और जब लाठियों से साथियों सर में चोट आया था तो उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। एग्जाम के अंदर में साथियों डेट पूछा बीपीएससी ने कि कब मृत्यु हुई, तो 17 नवंबर 1928। मैं चाहता हूं कि सभी लोग इस डेट को कमेंट बॉक्स में डालें, 17 नवंबर 1928। सभी लोग इस डेट को कमेंट बॉक्स में डालें, 17 नवंबर 1928। इसी डेट को साथियों क्या हुआ? तो लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इस बात को ध्यान रखना। लेकिन लाला लाजपत राय एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे और आप जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के दौरान कई सारी किताबों को लिखा था, कई सारी किताबों को लिखा था। क्या लिख रहे हैं सर जी? आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हमको लगता है सर आपसे पढ़कर आराम से रिटर्न क्लियर कर सकते हैं। हाँ भाई, तो हम क्यों पढ़ा रहे हैं? रिटर्न क्लियर करने के लिए तो पढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक बात मेरे को पूछना था आप सभी लोगों से, क्या आप चाहते हैं कि बिहार स्पेशल को शुरू कर दिया जाए? क्या आप चाहते हैं कि बिहार स्पेशल शुरू कर दिया जाए इस चैनल पे? दूसरा, क्या आप चाहते हैं कि करंट अफेयर्स की क्लासेस शुरू कर दी जाएं? क्या आप चाहते हैं कि पॉलिटी भी पढ़ा दूं मैं? मुझसे जो जो विषय आप पढ़ना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। उन विषयों की क्लासेस की तैयारी इस चैनल पे की जाएगी। बाकी हाँ, जो मेरी ऑफिसर्स एकेडमी के मेन चैनल पे, जो हमारा माई बाप चैनल है, उस चैनल पे जो मेरी रात 9 बजे क्लास आती है वो आती रहेगी। जल्द ही आपको रूटीन दे दिया जाएगा डिटेल में। और जो ऊपर में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है कमेंट बॉक्स के अंदर में, उस व्हाट्सएप को लड़का लड़की कोई भी ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि इसमें किसी को एक दूसरे का मोबाइल नंबर नहीं दिखेगा। इसलिए लड़कियां बिल्कुल चिंता ना करें और लड़के भी बिल्कुल चिंता ना करें, एक दूसरे का मोबाइल नंबर नहीं देख पाएंगे। आप आराम से उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्निकल टीम से अनुरोध है, अगर ग्रुप फुल हो गया है तो दूसरा ग्रुप बनाकर नया लिंक लगा दिया जाए। टेक्निकल टीम से अनुरोध है कि अगर ग्रुप फुल हो गया है तो ग्रुप जो है फुल हो गया है अगर, तो लगा दिया जाए। ठीक है जी। अब सुनिए, मैं 2-3 चीजें और पूछना चाहता हूं। जब ये साइमन का विरोध कर रहे थे तो बात तो साइमन की होगी ही होगी, बात तो हम साइमन कमीशन की ही करेंगे। सबसे पहले तो हम साइमन की ही बात कर लेते हैं। साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी इससे संबंधित बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लाला लाजपत राय की 5 किताबों का नाम बताना चाहते हैं। और मैं चाहता हूं कि वो पांचों के पांचों किताब आप अभी इसी क्लास में याद कर लें। आप 2-3 बार कमेंट करिएगा, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। 2-3 बार आप कमेंट करिएगा, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, क्योंकि आपको ये किताबों के नाम याद करने पड़ेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या है? विवेक चौधरी, बागी बलिया। बहुत कुछ सिखाती है जिंदगी। विवेक भाई कह रहे हैं कि, विवेक चौधरी हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत कुछ सिखाती है जिंदगी, सफर के अनजाने में जो किताबों में दर्ज नहीं। बहुत कुछ सिखाती है जिंदगी, सफर के अनजाने में जो किताबों में दर्ज नहीं, वह सीखने को मिलता है शशि शरण सर से। लव यू सर जी। अरे मेरे भाई, थैंक यू सो मच, लव यू यार, लव यू दोस्त। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के भी नाम से जाना जाता था। हाँ, तो दिक्कत क्या है इसमें? व्हाट इज द प्रॉब्लम? हाँ, तो मेरे दोस्त कमेंट करने लगे हैं यंग अनहैप्पी इंडिया, दुखी भारत की बात कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अनहैप्पी इंडिया तो है, लेकिन मैं 5 पुस्तकों के नाम जानना चाहता हूं। 5 पुस्तकों के नाम, 5 पुस्तकों के नाम, या आप 4 ही बता दो, 4 ही बताओ पुस्तकों के नाम। पहला तो कौन सा है? तो पहला है अनहैप्पी इंडिया। कौन सी किताब है? अनहैप्पी इंडिया, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में कहते हैं दुखी भारत। दुखी भारत, यही कह सकते हैं ना, अनहैप्पी इंडिया का मतलब क्या? दुखी भारत। दूसरा साथियों, एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब है इनकी, वो है इंडियाज एक्सपेंडिचर ऑन इंग्लैंड, भारत पर इंग्लैंड का कर्ज। इंडियाज यानी भारत पर इंग्लैंड का कर्ज। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है जो आपको याद होना चाहिए, वो है भगवत गीता का संदेश। इन्होंने क्या लिखा था? भगवत गीता का संदेश। चौथा आपको एक किताब होगा जो इन्होंने दबे कुचले वर्ग के लिए लिखा था, और उस किताब का क्या नाम था? दबे कुचले वर्ग। उस किताब का क्या नाम था? दबे कुचले ये वर्ग, दबे कुचले वर्ग। हिंदी के अंदर में मेरी थोड़ी इंग्लिश कमजोर है, दबे कुचले वर्ग हिंदी ट्रांसलेशन करके बता रहा हूं मैं। और 5वीं और आखिरी किताब जो इनकी हुआ करती थी, वो हुआ करती थी मेरे निर्वासन की कहानी। मेरे निर्वासन की कहानी। मेरे
निर्वासन की कहानी। ठीक है, अब थोड़ा साइमन कमीशन के बारे में बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा साइमन कमीशन के बारे में बातचीत कर लेते हैं। आइए जरा, ये प्रश्न संबंधित है साइमन कमीशन से, तो जरा मुझे 2-3 सवाल, मैं ज्यादा सवाल तो नहीं पूछूंगा, मैं 2-3 सवाल पूछूंगा आपसे, बहुत बेसिक सवाल पूछूंगा साइमन कमीशन के बारे में। पहली सवाल जो मेरा साइमन कमीशन से संबंधित है कि ये कितने सदस्य हुआ करते थे, तो 7 सदस्य हुआ करते थे। इसके अंदर में पूछेगा कि इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो सर जॉन साइमन इसका नेतृत्व कर रहे थे, सर जॉन साइमन इसका नेतृत्व कर रहे थे। अगला सवाल मुझे पता है कि बहुत लोग गलती करेंगे, और वो सवाल क्या है कि ये किसकी अनुशंसा पर एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। अगला सवाल क्या है भाई कि किसकी अनुशंसा पर एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। एक भी, इसका आंसर दीजिए जरा, देखता हूं मैं। एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, ये जरा बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बहुत सारे लोग इस प्रश्न में गलती करेंगे, मैं देखना चाहता हूं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अभी तक उत्तर नहीं आया है, सर ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा है। टेक्निकल टीम से अनुरोध है कि भैया ग्रुप का देख लीजिए थोड़ा क्या मामला है ना। मेरे निर्वाचन की किताब इन्हीं की, अब वैसे करोगे तब तो फिर बहुत सारा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, एक हिंदू का प्रभाव, भारत पर इंग्लैंड का कर्ज, दुखी भारत, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या, या वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्तर आने लगा है। इरविन जो है इस प्रश्न का क्या है, सही उत्तर है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन, वेरी गुड मेरे दोस्त, पढ़ा है आपने बैच में, है ना। लॉर्ड इरविन के अनुशंसा पर साथियों याद रखेंगे। तीसरा सवाल मैं यहां से पूछना चाहता हूं, और वो सवाल है कि इसकी नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। जरा बताना कि इसकी नियुक्ति किस वर्ष की गई थी, तो 1927 में। चौथा मैं बस पूछना चाहता हूं कि ये भारत कब आया था, तो याद रखना भारत कब आया, सभी लोग डेट याद कर लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि सभी लोगों का डेट का रिवीजन हो जाए, 3 फरवरी 1928 को। नेक्स्ट आपसे पूछना चाहता हूं कि ये आए कहां पर साथियों, तो ये बॉम्बे में आए। यहां पर क्या हुआ, तो यहां पर नारा लगा साथियों, और वो नारा क्या था, तो वो नारा था साइमन वापस जाओ का नारा। क्या नारा था दोस्तों, जरा बताना, साइमन वापस जाओ का नारा। पूछेगा ये नारा किसने लिखा था मेरे दोस्तों, तो याद ध्यान रखना ये लिखा था यूसुफ मेहर अली ने। किसने लिखा था दोस्तों, यूसुफ मेहर अली ने लिखा था, यूसुफ मेहर अली ने लिखा था, यूसुफ मेहर अली ने। उसके बाद आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जब साइमन कमीशन यूपी गया, तो यूपी में इसके विरोध के नेतृत्व में किसको लाठी से चोटें आई, तो संयुक्त प्रांत के अंदर में एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है कि संयुक्त प्रांत में इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए कौन से लोग सड़कों पर कूटे गए, कौन से लोग सड़कों पर कूटे गए। कौन से लोग सड़कों पर कूटे गए, एक बार जरा वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सर जी मैंने आपको फोटो भेज दिया है स्क्रीनशॉट का, क्या स्क्रीनशॉट भेजा है भाई। अब तुम लोग ऐसे करोगे क्लास में, बताओ मुझे कहाँ स्क्रीनशॉट आया है। हाँ अच्छा, तुमने ये क्लास के लिंक को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में शेयर किया है और आपने भेजा है। भाई भगवान का खूब आशीर्वाद आप पे, माँ सरस्वती विराजमान रहें, खूब खूब आशीर्वाद आपको, है ना, और खूब आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपसे दो तीन बात, एक कोई बात लिख रहे हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। व्हाट्सएप का लिंक कहां मिलेगा, ऊपर कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, ग्रुप फुल हो गया है। यहां पे सवाल का उत्तर बताइए, तो यहां पे 2 लोगों को लाठियों से कूटा गया था। एक का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे का नाम था साथियों, दूसरे का नाम था गोविंद बल्लभ पंत। ये दोनों नाम याद कर लीजिएगा, गोविंद वल्लभ पंत। अच्छा, पूछा जाएगा कि बिहार के अंदर में इसका कौन विरोध कर रहे थे, बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है, बिहार के अंदर में कौन विरोध कर रहे थे, तो बिहार के अंदर में साथियों इसका विरोध कर रहे थे मजहर उल हक, मौलाना मजहर उल हक, मौलाना मजहर उल हक, मौलाना मजहर उल हक हुआ करते थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इतना चीज अगर आपको याद रहेगा तो ये मेरे को लगता है कि यहां से बहुत सारे सवाल आप बना लेंगे, बहुत सारे सवाल बना लेंगे। टेक्निकल टीम से अनुरोध है भाई कि
जो व्हाट्सएप ग्रुप है शायद फुल हो गया है, उसका देख लिया जाए क्या किया जा सकता है। अच्छा, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन कर पा रहे तो थोड़ी देर के बाद कम्युनिटी पोस्ट में ग्रुप का नया लिंक लगा दिया जाएगा, या क्लास जब खत्म हो जाएगी तो 1-2 घंटे के बाद रात में आके पुनः देख लीजिएगा। वीडियो में जो है कमेंट बॉक्स के अंदर में नया लिंक लगा दिया जाएगा, ठीक है, नया लिंक लगा दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, 2-3 सवाल मैं और पूछना चाहता हूं यहाँ पर, 2-3 सवाल मैं इसी से संबंधित पूछना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो मैं सवाल पूछ लूं साइमन कमीशन से। और साइमन कमीशन की जब बात आती है तो 3 सवाल मेरे जहन में आता है और मुझे लगता है कि ये सवालों के जवाब आपको देने चाहिए। पहला सवाल ये है कि इसके विरोध में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी दिल्ली में, TRE 1 का क्वेश्चन है। तो सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सर्वदलीय बैठक जो बुलाई गई थी उस सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सर्वदलीय बैठक जो बुलाई गई थी, सर्वदलीय बैठक, उस सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता दिल्ली के अंदर में, एग्जाम का क्वेश्चन भी है, दिल्ली के अंदर में सभी लोग कमेंट करेंगे डॉक्टर M.A. अंसारी, डॉक्टर M.A. अंसारी, डॉक्टर M.A. अंसारी, इस बात को ध्यान। अच्छा, एक और सवाल पूछ लूं, बहुत इजी क्वेश्चन पूछूंगा। किस बंदे ने कहा था या किस व्यक्ति ने कहा था कि मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा? ये किस व्यक्ति ने कहा था? ये किस व्यक्ति ने कहा था कि मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा? ये किसका कथन है? जरा कमेंट करके बता दीजिए कि ये किसका कथन है। आज भाई टेक्निकल टीम की छुट्टी थी, ये किसका कथन है जरा मुझे बता दीजिए। और मैं चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि बिहार स्पेशल की पूरी क्लास, यानी बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, बिहार पॉलिटी, बिहार करंट और बिहार के चारों के चारों पोर्शन आपको इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री में करा दिए जाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार दिल और बिहार स्पेशल लिखकर भर दीजिए कि यस सर बिहार स्पेशल करवा दीजिए। और व्हाट्सएप का ऊपर वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप ग्रुप अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, ग्रुप फुल हो गया है, तो 1-2 घंटे के बाद कमेंट बॉक्स में एक नया ग्रुप का लिंक पिन कर दिया जाएगा या कम्युनिटी में जाकर एक नया ग्रुप पिन कर दिया जाएगा। उसी में क्लास का सारा टाइम टेबल और सूचना मिलेगा। आप अगर कहेंगे तो मैं पूरा बिहार स्पेशल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पूरा पढ़ाने को तैयार हूँ इसी यूट्यूब चैनल पर। थ्योरी के साथ साथ MCQ टॉपिक वाइज पढ़ाने को तैयार हूँ। बस आप साथ हैं, हम साथ हैं, तो फिर कौन रोक लेगा हमें? कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूं, एग्जाम में पूछ सकता है, अभी पूछा नहीं है, अभी पूछा नहीं है कि लाला लाजपत राय को किसने कहा था। मैं एक अलग स्लाइड ले लेता हूं क्योंकि बच्चे को ये PDF भेजूंगा, ये जो बोर्ड PDF है मैं भेज दूंगा। लाला लाजपत राय को, यानी लाला को किसने किंग अमंग द पीस मेकर, किंग अमंग द पीस मेकर, शांति दूतों का राजा, यही होगा ना इसका हिंदी। किंग मतलब हिंदी मुझे नहीं पता है, लेकिन प्रिंस अमंग द पीस मेकर कहा जाता है। किसने कहा? तो याद रखिएगा, लाला को किसने कहा? तो उत्तर होगा साथियों मोतीलाल नेहरू। क्या उत्तर होगा? मोतीलाल नेहरू। और एक सवाल और पूछना चाहता हूं, एक सवाल और पूछना चाहता हूं, जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। और वो बात यह है कि साइमन कमीशन ने, एग्जाम का सुपरहिट क्वेश्चन, लीक क्वेश्चन समझ लो, गेस्ट क्वेश्चन समझ लो इसको, कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब जमा की? साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब जमा की? रिपोर्ट कब जमा की साथियों? रिपोर्ट कब जमा किया? डेट बताइए जरा, मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग इसका डेट बता पाते हैं, कितने लोग। मैं हिंट कर देता हूं, मई का महीना था, मैं हिंट कर देता हूं, मई का महीना था, मैं हिंट कर देता हूं, मई का महीना था। मैंने हिंट कर दिया आपको कि महीना कौन सा था, तो मई का था। अब आपको बताना है कि कौन सा है ये। 27 मई 1930। वेरी गुड मेरे दोस्तों, 27 मई 1930 बिल्कुल सही उत्तर है। 27 मई 1930, 27 मई 1930। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाह, वेरी गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में तो मैं आज पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर दूंगा। भारत के अंदर में दोस्तों ब्रिटेन के द्वारा लगाए गए
जितने भी भू राजस्व की व्यवस्था है, आपने अगर कहीं नहीं पढ़ा है ना, तो अगला 10 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। पीआरटी वालों के लिए भी 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सब के लिए 10 मिनट के अंदर में मैं अंग्रेजों की पूरी कहानी, 15 मिनट लगेगा मुझे, मैं पूरी कहानी पढ़ा दूंगा पेड बैच की जगह। बस ध्यान दीजिए, बहुत धीरे से ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1793 के अस्थाई बंदोबस्त के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजाओं और तालुकदारों के जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई, उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का सौंपा दिया गया, उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई, और जमींदारों ने जमीन में सुधार करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहला तो प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? पहला प्रश्न ये पूछ रहा है कि इसका सही उत्तर क्या होगा या गलत उत्तर क्या होगा। तो आप इस बात को समझिए कि इस प्रश्न के अंदर में अगर आप सही उत्तर देखें तो आपको ही पता है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। लेकिन अगर आप मुझे कहिए तो मैं चाहता हूं कि मैं अगले 15 मिनट में पूरी इस व्यवस्था को ही पढ़ा दूं और ऑर्डर में पढ़ा दूं, पेड बैच की तरह पढ़ा दूं। अगर आप तैयार हैं तो मुझे बताइए। टॉपिक को आज क्लियर ही कर देता हूं मेरा पूरा। अगर आप तैयार हैं तो यस करके कमेंट बॉक्स में बताइए, इफ यू आर रेडी। अगर आप यस करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं पूरा टॉपिक ही पढ़ा देता हूं, अभी अभी पढ़ा दूंगा। कहिए आप यस करके पूरा टॉपिक ही, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता है। ये टॉपिक जो है भू राजस्व व्यवस्था, इस टॉपिक का क्या नाम है? इस टॉपिक का नाम है भू राजस्व व्यवस्था। और ये ना बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं होता, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, 15-20 मिनट लगेगा। अगर आप मुझे कहिए तो मैं पूरी 15-20 मिनट के अंदर में भू राजस्व व्यवस्था को पढ़ा दूं। अंग्रेजों के द्वारा जो भारत में अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था है, उस पूरे व्यवस्था को मैं पढ़ा दूं। पढ़ा दिया जाए? चलिए, तो अगले 15 मिनट तक आप तैयार रहिए, इस पूरी भू राजस्व व्यवस्था को हम आपको आराम से पढ़ा देते हैं। ऑपरेशन थिएटर में लेकर चला जाए। चलिए, तो चलिए शुरू करते हैं। आराम से एकदम बैठिए। आप जानते हैं ना कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब होता है? आप एक बात समझिए, भारत के अंदर में एक टाइम पीरियड आपने पढ़ा है, मैं आपको एकदम बिल्कुल पेड बैच की तरह पढ़ाता हूं। आइए, पेड बैच वाली क्लास। आप जानते हैं कि भारत के अंदर में, आप जानते हैं दोस्तों कि भारत के अंदर में, आप जानते हैं कि भारत के अंदर में एक व्यवस्था है। यहां पर इस टाइम को समझिएगा। यहां पर जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहां पर हम जिसकी बात कर रहे हैं भारत के अंदर में, आप जानते हैं कि 1498 के अंदर में कौन आया? तो वास्को डी गामा आया। कौन आया दोस्तों, बताना जरा? वास्को डी गामा आया। वास्को डी गामा आया। इसके बाद साथियों एक और टाइम पीरियड हम पढ़ते हैं, जहां हम पढ़ते हैं 1600 ईस्वी के अंदर में, जहां हम ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं साथियों 1757 में, और आप जानते हैं कि 1757 में क्या हुआ, जरा कमेंट करना सभी लोग। पलासी का युद्ध होता है। लेकिन यहां तक भी सब कुछ ठीक है। इसके बाद एक और युद्ध होता है, जो होता है 1764 में, और 1764 में साथियों बक्सर का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है साथियों? तो बक्सर का युद्ध होता है, बैटल ऑफ बक्सर होता है। जब साथियों ये बक्सर का युद्ध होता है, तो इस बक्सर के युद्ध होने के बाद जो भारत के अंदर में जो परंपरागत भू राजस्व की व्यवस्था थी, वो परंपरागत व्यवस्था क्या थी? परंपरागत व्यवस्था इसके पहले जो भारत के अंदर में थी, वो थी कि जो जमीनें थी, उस जमीनों का मालिकाना हक किसके पास था? जमीन का मालिक किसान होते थे साथियों। और जो किसान जो होते थे, वो सरकार को क्या देते थे? तो टैक्स के रूप में, यानी कर के रूप में थोड़ी बहुत फसल का एक हिस्सा दे देते थे। 100 किलो उड़ाया तो 10 किलो उनको दान कर दिया, मतलब एक भाग, छोटा सा एक भाग सरकार को दे दिया जाता था। लेकिन कहानी कहां से बदलती है? कहानी में परिवर्तन आता है साथियों 1765 की संधि से। और 1765 की संधि कहां पर? तो इलाहाबाद की संधि। तो सबसे पहले तो आप कमेंट करिए कि 1765 की इलाहाबाद संधि, सबसे पहले सभी लोग कमेंट करें। ये जब संधि होती है 1765 के अंदर में, जब ये संधि होती है, तो इसी संधि के तहत क्या होता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उस ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का, साथियों बंगाल का, एग्जाम का क्वेश्चन है, बंगाल के साथ साथ बिहार का, और बिहार के साथ साथ उड़ीसा का। कौन कौन से इलाके साथियों? तो याद रखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा की दीवानी दे दी जाती है। उड़ीसा की दीवानी सौंप दी जाती है। दीवानी सौंपने का मतलब क्या होता है दोस्तों? दीवानी सौंपने का मतलब सौंप दी जाती है। दीवानी सौंपने का मतलब क्या होता है कि मतलब जो
जो टैक्स वसूला जाता है, जो अंग्रेज, जो भारत के लोग, जो किसान हैं, उनसे मालगुजारी वसूली जाती है, वो मालगुजारी कौन हो जाएगा, कौन लेगा अब, तो अब अंग्रेज वसूलेंगे। लेकिन अंग्रेज क्या करते हैं कि बहुत चालाक होते हैं। मान लीजिए कि शुरू में ही सब कुछ बदल देंगे तो नहीं चलेगा। तो अंग्रेज जब ये मालगुजारी वसूलने की, दीवानी की जब बात आती है, तो अंग्रेज पुरानी व्यवस्था पर धीरे धीरे चलते हैं। मतलब जो पुराना सिस्टम था, उसी पुराने सिस्टम पर, उसी पुरानी व्यवस्था पर अंग्रेज चलते हैं। लेकिन अंग्रेजों का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे समझ बीतता है, जैसे जैसे समय बीतता है, वो क्या करते हैं, तो वो भू राजस्व का जो दर है, जो रेट है, उस पैसे को वो महंगा करते चले जाते हैं। मतलब पुरानी व्यवस्था में क्या बदलाव लाते हैं, तो भू राजस्व को, साथियों, भू राजस्व को बढ़ा देते हैं, भू राजस्व को बढ़ाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करते हैं। और धीरे धीरे जब बढ़ाना शुरू करते हैं तो उतना ही पे नहीं रुकते हैं। जब धीरे धीरे साथियों वो बढ़ाना शुरू करते हैं तो उसके बाद इनका जो है खर्च बढ़ने लगता है, और खर्च बढ़ने के बाद अंग्रेजों के पास कोई और माध्यम था ही नहीं कि वो टैक्स वसूल सके। आप सोचिए ना कि अंग्रेज क्या करते हैं, हमारे यहाँ कोई 500 का गड्डी था जिसको लूट लेते, नहीं लूट पाते। अंग्रेजों के पास एक ही माध्यम था जिससे कंपनी को ज्यादा से ज्यादा पैसा प्राप्त हो सके, और वो माध्यम क्या था, वो माध्यम भू राजस्व हुआ करता था, वो माध्यम जो है टैक्स हुआ करता था। लॉर्ड क्लाइव आए, लॉर्ड क्लाइव ने बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया, लेकिन उनके उत्तराधिकारी के बाद जब धीरे धीरे लोग आए और उनके खर्च बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, और खर्च बढ़ने के बाद उनका प्रॉफिट जो है बहुत कम होने लगा, तो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में वो अंधे हो गए, और अंधे होने के बाद उन्होंने भारत के कृषि व्यवस्था के अंदर में हस्तक्षेप करना धीरे धीरे शुरू कर दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि, अंग्रेजों ने कहा कि अब भारत की कृषि व्यवस्था में हम हस्तक्षेप करेंगे और अलग से टैक्स का निर्धारण करेंगे। और उसी अलग से टैक्स निर्धारण के अंदर में 4 पद्धतियां भारत में मूल रूप से की गई थी। एग्जाम में पूछेगा कितनी पद्धतियां, जरा बताना। भारत के अंदर में अंग्रेजों ने भारत में मुख्य रूप से कितनी भू राजस्व की पद्धतियां अपनाई थी, तो 4 पद्धतियां अपनाई। सबसे पहली पद्धति की बात करेंगे जिसको कहते हैं इजारेदारी व्यवस्था। क्या कहते हैं दोस्तों, जरा बताना कि सबसे पहले को क्या कहते हैं, तो इजारेदारी व्यवस्था कहते हैं। बहुत जगह इजारेदारी प्रथा कहते हैं, बहुत जगह इसे व्यवस्था कहते हैं। दूसरा जो हमें पढ़ना है, जिसे आप क्या कहते हैं, तो इसे आप अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं। इसे आप क्या कहते हैं, तो अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं। आज इस टॉपिक को पूरा क्लियर ही कर दूंगा। इस टॉपिक को एक और नाम से जाना जाता है, इसे हम जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे हम जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। तीसरी जो बात है, तीसरी बात जब जमींदारी व्यवस्था से आगे बढ़ती है तो उसे हम कहते हैं रैयतवारी व्यवस्था, रैयतवारी व्यवस्था। तीसरे को हम क्या कहते हैं दोस्तों, तीसरे को हम कहते हैं रैयतवारी व्यवस्था। तीसरे को क्या कहते हैं, रैयतवारी व्यवस्था। और जब चौथे की बात आती है तो आप जानते हैं कि महाल शब्द का मतलब गांव होता है, मैंने कई बार आपको बताया है, और चौथे का मतलब होता है महालवारी व्यवस्था, महालवारी व्यवस्था। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, यही 4, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो या टीचर की तैयारी कर रहे हो, यही 4 से सवाल पूछे जाते हैं। और अगर आप मुझे, आपको एक बात याद दिलाता हूं, अगर आप मुझे कहें तो मैं सबके बारे में 5-5, 8-8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो सारे आपको बता दूं, कब लागू, कहां लागू, किसने लागू, कहां तक लागू, कितने प्रतिशत भारत के भूभाग पर लागू, और क्या क्या इसमें टैक्सेशन का सेपरेशन था। अगर मैं चारों के बारे में आप कहें, अगर आपको टाइम में देरी नहीं है, हड़बड़ाहट नहीं है, अगर आप मुझे 10-15 मिनट दे सकते हैं तो मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, एक एक करके मैं सारी व्यवस्थाओं को एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, एक बार दिल के माध्यम से, वीडियो के लाइक के माध्यम से अगर आप मुझे बताएं, तो मैं चाहता हूं कि मैं सबको एक एक करके लागू करके, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊं, लेकिन इतना पढ़ा दूं कि आपसे आईएएस के पीटी के सवाल नहीं पूछेंगे, छूटेंगे। अगर आप मुझे कहें तो मैं आपको डिटेल में ना पढ़ा के, इतना जरूर डिटेल में पढ़ा दूं कि आपसे कुछ भी नहीं छूटे। पढ़ा दें, पढ़ा दें, चलिए। एक भाई क्या लिख रहा था कमेंट में, अच्छा, लाठी क्लब बाल गंगाधर तिलक, हाँ ठीक है, वो गलती से लिखा गया होगा भाई, कोई बात नहीं। चलिए अब सुनिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इजारेदारी व्यवस्था के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में हम बात करेंगे, इजारेदारी व्यवस्था के बारे में, इजारेदारी व्यवस्था के बारे में। सबसे पहला जो सवाल है यहां पर, ये सबसे पहला जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में यहां से फ्रेम किया जा सकता है वो ये हो सकता है कि इस प्रणाली को लागू कब किया गया और किसने लागू किया। तो सबसे पहला उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए, 1772 में इसे लागू किया गया।
कब लागू हुआ? तो 1772 में। किसने किया? तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, सब लोग याद कर लीजिए, वैरेन हास्टिंग ने किया था, वैरेन हास्टिंग ने इसको किया था। ये तो दो बात हो गई। अब सवाल होता है कि इसकी विशेषता क्या थी। इसकी जो है सवाल ये उठता है कि इसकी विशेषता क्या थी, इसके फीचर्स क्या थे। इसकी विशेषता की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली विशेषता ये हुआ करती थी कि ये जो है एक पंचवर्षीय ठेकेदारी व्यवस्था हुआ करती थी। मतलब इस व्यवस्था के अंदर में 5 वर्ष के लिए ठेके दिए जाते थे। इसको हम क्या कहेंगे? पंचवर्षीय पंचवर्षीय ठेकेदारी व्यवस्था, पंचवर्षीय ठेकेदारी व्यवस्था। अब मुझे एक बात बताइए कि पंचवर्षीय ठेकेदारी व्यवस्था का तो मतलब यही हुआ ना कि जो भी आदमी ठेका मिलेगा उसको कितने दिनों के लिए मिलेगा? 5 दिनों के लिए मिलेगा। लेकिन अब होता क्या था, ये ठेकेदारी कैसे मिलती थी? तो यहां पे भी सवाल पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे कि सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को, सबसे ज्यादा, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी का लाइन है कि सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को, सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को ठेका मिलता था, लगाने वाले को ठेका मिलता था। लेकिन रुकिएगा, लेकिन अंग्रेज तो ठेका दे देते थे, लेकिन मान लो कि अंग्रेजों को ठेका इनको देने के बाद इनको प्रॉफिट नहीं हो, अंग्रेजों को लाभ नहीं हो, तो वैसी परिस्थिति में उनसे वसूली जो है क्या कर लेते थे? वो वापस जमीन की मांग करने लगते थे। अब प्रॉब्लम क्या हुआ यहां पे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होने लगा, यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ दोस्तों, यहां पर प्रॉब्लम क्या हुआ इस व्यवस्था के अंदर में? मान लो कि इस व्यवस्था में कोई दिक्कत हुई होगी तभी तो नया व्यवस्था लाया गया। तो इस व्यवस्था में प्रॉब्लम ये था कि कंपनी को लाभ तो हुआ, कंपनी को लाभ हुआ, लेकिन वसूली ठीक से नहीं हो पा रही थी, वसूली में समस्या आ रही थी। वसूली में क्या आ रही थी? समस्या आ रही थी। मतलब ये वसूली कर ही नहीं पा रहे थे, आ रही थी। जब वसूली में समस्या आ रही थी तो अंग्रेजों ने सोचा कि कितना हम रोज रोज हिसाब करेंगे, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, इस पंचवर्षीय ठेके के जगह इसे 1 वर्ष का कर देते हैं। अब एग्जाम में सवाल पूछता है कि इजारेदारी व्यवस्था के अंदर में इस पंचवर्षीय से 1 वर्षीय ठेका किस वर्ष में कर दिया? मतलब 1772 में तो पंचवर्षीय था और इसको बदल के, तो यहां दूसरा पॉइंट लिखेंगे और कमेंट करिए 1777। सभी लोग 1777 में, यही एग्जाम में पूछता है, इसे बदलकर 1777 में इसे बदलकर 1 वर्षीय कर दिया गया, 1 वर्षीय कर दिया गया, 1 वर्षीय कर दिया गया। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में पूछेगा कि पंचवर्षीय ठेकेदारी से 1 वर्षीय ठेकेदारी में कब? तो 1777 में। ऐसा क्यों था भाई? ऐसा इसलिए था कि मान लो कि तुमको हम 5 वर्ष के लिए ठेका दे दिए, तुम पहला साल आके हमको लगान दे दिए, दूसरा साल दे दिए, अब तीसरा साल बोले कौन देगा, छोड़ो, अभी तो हमारे पास 3 साल का ठेकेदारी है, कोई छीन लेगा ठेकेदारी? ठेकेदार हम ही रहेंगे, कोई ठेकेदारी छीन नहीं सकता है। तो लोग ठेका में पैसा देना अंग्रेजों को बंद कर देते थे। तो अंग्रेजों ने दिमाग लगा दिया और अंग्रेजों ने कहा कि हम हर साल आदमी बदल देंगे। अब क्या हो रहा है? अब हो रहा है कि हर साल एक नया व्यक्ति को ठेका मिल रहा है। अब एक नया व्यक्ति को ठेका मिल रहा है, वो जा रहा है, किसानों को पीट रहा है, वसूल रहा है ज्यादा से ज्यादा, और ठोकर मार के लगान को ज्यादा से ज्यादा वसूल रहा है। क्लियर है ये बात सबको? इससे ज्यादा कोई सवाल यहां से नहीं पूछेंगे, ठीक है। अब आते हैं दूसरा कौन सा है भाई? दूसरा है, ये पहला क्लियर हो गया सबको? यस नो लिखो जरा एक बार कमेंट बॉक्स में। इजारेदारी से 5 सवाल बनते हैं। पहला कि इजारेदारी जो व्यवस्था है इसको किसने लागू किया? तो वैरेन हेस्टिंग ने लागू किया। कब लागू किया? 1772 में लागू किया। पंचवर्षीय ठेकेदारी की व्यवस्था किसमें थी? तो इजारेदारी में। कैसी होती थी? तो सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को ठेके दी जाती थी। दिक्कत क्या हुआ कि 5 वर्ष का ठेका मिलता था, लोग पी के सो जाता था कि भैया अरे अब तुम ठेकेदार है, 5 साल तक ठेकेदारी कोई छीन नहीं सकता है। अंग्रेजों ने देखा कि पैसा कम आ रहा है, इन्होंने इसको बदल दिया। एग्जाम में पूछेगा कब है? तो 1777 के अंदर में पंचवर्षीय ठेके के जगह क्या कर दिया? 1 वर्षीय ठेका दे दिया। अब हर साल में ठेकेदार बदल रहा है, तो जो ठेकेदार आ रहा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार पीट कर पैसा वसूल रहा है ताकि अगले साल भी उसको ठेकेदारी मिलती रहे। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? यस और नो? यस। तो अब दूसरी व्यवस्था की ओर आगे बढ़ते हैं, और दूसरी व्यवस्था कौन सी है? अस्थाई बंदोबस्त है। दूसरी जो व्यवस्था है साथियों वो कौन सी है? तो दूसरी व्यवस्था है अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था। अस्थाई बंदोबस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार भी टीआरई के 3 में भी सवाल पूछे गए थे, पीआरटी में भी थे और टीजीटी पीजीटी में भी थे। सबसे पहले तो समझिए कि इस व्यवस्था को 2 नामों से जाना जाता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि इस व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है, तो सभी लोग कमेंट करेंगे जमींदारी व्यवस्था। ये तो सबको ही जानता है, ये तो सबको ही जानता है।
एक और था इस्तमरारी व्यवस्था। कौन सी? इस्तमरारी। तो मैं चाहता हूं कि एक बार सभी लोग कमेंट करें इस्तमरारी। मैं चाहता हूं कि सभी लोग कमेंट करें इस्तमरारी व्यवस्था। इसी व्यवस्था को हम क्या कहते थे दोस्तों? तो इस्तमरारी व्यवस्था करते थे। अब सवाल होता है कि स्थायी बंदोबस्त जो है ये किस वर्ष, तो याद रखिएगा वर्ष हुआ करता था सबसे इंपॉर्टेंट 1793, 1793। चौथा क्वेश्चन, कौन व्यक्ति थे? तो लॉर्ड कार्नवालिस। सभी लोग नाम कमेंट करें, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस। एग्जाम में पूछता है कि ये किसके टाइम पीरियड पर स्थायी बंदोबस्त, तो आप क्या कहेंगे? लॉर्ड कार्नवालिस। लेकिन रुकिएगा मेरे दोस्त, एक सवाल यहां से बनता है जो हर बार गलती करवाता है एग्जाम में, हर बार गलती करवाता है। और वो क्या गलती होती है? आपसे पूछेगा कि लॉर्ड कार्नवालिस ने तो ये किया, लेकिन इनका क्षेत्र कहां था? क्षेत्र पूछता है और यहां पर गलती हो जाती है। मैं आपको 3 नाम पहले बताता हूं, पहले रट लीजिए अपना बिहार, बिहार के बगल में बंगाल और बंगाल के नीचे उड़ीसा। तो सभी लोग पहले ये करिए कमेंट, सबसे पहले बिहार, सबसे पहले अपना पावन बिहार, बिहार के ठीक बगल में बंगाल, बंगाल के ठीक नीचे उड़ीसा। ये 3 तो आपने कर लिया। अब जरा रुकिए, चौथे में कर्नाटक करिए। कौन सा? अच्छा इधर तो जगह है, ये है कर्नाटक का इलाका। करेंगे? नहीं, पूरा कर्नाटक, कर्नाटक नहीं दोस्त, इसीलिए बता रहा हूं दो गो एक्सेप्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे संयुक्त प्रांत, तो सिर्फ बनारस। संयुक्त प्रांत में कौन सा? संयुक्त प्रांत के इलाके में, संयुक्त प्रांत में यानी यूपी में, यूपी में बनारस प्रखंड। कौन सा? यही एग्जाम में गलती हो जाता है, हम लोग पूरा यूपी कर देते हैं, नहीं, बनारस प्रखंड। और कर्नाटक में कौन सा? तो पूरा कर्नाटक नहीं, उत्तरी कर्नाटक। कौन सा? उत्तरी कर्नाटक, पूरा कर्नाटक नहीं। सभी लोग कमेंट करो उत्तरी कर्नाटक। यही वाली मेरे से एग्जाम में गलती हुई थी, जब मैं एग्जाम देता था तो मेरे से यही वाली गलती हुई थी, उत्तरी कर्नाटक। अब चौथा अगला जो क्वेश्चन यहां से फ्रेम किया जा सकता है वो पूछता है कि जब व्यवस्था लागू की गई तो इतने इलाकों में लागू की गई, तो आपसे पूछेगा कि अगर ये भारत है, अगर ये भारत है तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इस भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर, तो याद रखिएगा सभी लोग कमेंट करें 19% भूभाग पर, 19% भूभाग पर लागू था। ये एग्जाम का सुपरहिट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। आपसे पूछेगा ये भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू था, तो सभी लोग करिए ये कितने प्रतिशत पर, तो 19%। भारत के कुल क्षेत्रफल का 19% क्षेत्रफल किसके पास था? इसके पास था। अब इस व्यवस्था में क्या कर दिया गया? तो इस व्यवस्था की जो खासियत थी, इस व्यवस्था के अंदर में क्या किया गया? तो इस व्यवस्था में 2 बड़ी बातें थी साथियों। अगला पेज ले लेता हूं, अगला पेज ले लूं कि इसमें लिख दूं? अगला पेज ही ले लेता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। इस व्यवस्था के अंदर में एक प्रॉब्लम नहीं था साथियों, एक अच्छी बात भी थी। इस व्यवस्था के अंदर में साथियों इस बात को समझना होगा कि इसी व्यवस्था के अंदर में जो जमींदार थे उनको भूमि का परमानेंट मालिक बना दिया। एग्जाम के अंदर में पूछता है कि जमींदारी व्यवस्था के अंदर में जमीनों का मालिक कौन था, तो याद रखिएगा जमींदारी व्यवस्था के अंदर में इन्हें अस्थाई रूप से याद रखेंगे, अस्थाई रूप से जमींदारों को, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है ये, अस्थाई रूप से जमींदारों को जमीन का मालिक बनाया, जमीन का मालिक बनाया। और इनको बोला कि तुम लोग जमीन के मालिक हो, तुम लोग जो है अब क्या करो, तो जाओ और ज्यादा से ज्यादा किसानों से टैक्स वसूल कर लाओ। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में यहां से फ्रेम किया जाता है, अब क्या था? वो बस इतना ही था कि किसान जो है, किसानों से कौन वसूलेगा? तो ये वसूलेंगे, और ये किसको ला कर देंगे? तो इनको लेके। लेकिन अगर ये किसानों से नहीं वसूल पाए तो वैसी परिस्थिति के अंदर में इनकी जो जमींदारी है इनसे क्या कर ली जाएगी? छीन ली जाएगी। इस बात को भी ध्यान रखें। अगला सवाल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा, कि ये जो टैक्स वसूलते थे, ये जो कर वसूलते थे, इस कर का ध्यान रखेंगे 10/11, 10/11 जो हिस्सा है, ये 10/11 हिस्सा जो है ये अंग्रेजों का था। ये हिस्सा किसको मिलता था? तो ये अंग्रेजों को मिलता था। यही एग्जाम में उल्टा करवा देता है आपसे। और 11 के बाद 1/11 जो बचा दोस्तों, ये 1/11 हिस्सा ये किसको मिलता है? तो ये 1/11 हिस्सा साथियों ये जमींदारों का है।
अब इससे क्या हुआ, तो भारत में शोषण शुरू हो गया। इसका ड्रॉबैक क्या था कि भारत में इस व्यवस्था के कारण क्या हुआ कि इस व्यवस्था ने किसानों का शोषण जो है बढ़ा दिया। किसानों का शोषण को क्या कर दिया, तो किसानों का शोषण को बढ़ा दिया, शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैं जमींदार हूं, अगर मान लो कि मैं जमींदार हूं, तो मैंने अगर 11 रुपया वसूला तो मेरा हिस्सा कितना, 1 रुपया, क्योंकि 11 रुपए में कितना, 1 रुपया। अब हम भारत के किसानों को मार पीट कर 22 रुपया वसूलेंगे तो मेरा हिस्सा कितना, 2 रुपया। अगर हम 220 रुपया वसूलेंगे तो मेरा हिस्सा कितना आएगा, 20 रुपया। अगर हम 2200 रुपया वसूलेंगे मार पीट कर तो हमारा हिस्सा कितना हो जाएगा, 200 हिस्सा। तो हम जमींदार हैं तो हम क्या चाहेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं। अच्छा, हम जमींदार हैं, हम तो अंग्रेज के आदमी हैं, तो हमको किसी से डरने की जरूरत है क्या, हमको कोई गांव वाले से डरने की जरूरत है क्या, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम तो भैया अंग्रेजों के आदमी हैं, हम जमींदार हैं। तो यही कारण था कि जब जमींदारों ने ये व्यवस्था के अंदर में ये डिवीजन हुआ तो लोगों का, किसानों का शोषण शुरू कर दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूला जा सके, और जितना ज्यादा ये टैक्स वसूलेंगे उतना ज्यादा इनका हिस्सा होगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए यस सर, क्लियर है। भाई 10/11 और वो उत्तरी कर्नाटक मत भूलना, उत्तरी कर्नाटक बनारस, ये दो चीज हो गया, ये भुलाइबे मत करना। और भारत में 19%, ये तीसरा बात। चौथा 1793 और पांचवां लॉर्ड कर्नवालिस, ये छठी बात। सातवां इसे जमींदारी और आठवां इसे इस्तमरारी व्यवस्था कहते थे, ये आठवीं बात, इस बस याद रखना। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, एक चीज और बता दो थोड़ा डीप में, एक लाइन बोलना चाहता हूं, एक लाइन बस। ये जो जमीन का इनको मालिक बनाया गया, मान लीजिए कि हमारे बाबूजी को, हमको जमीन का मालिक बना दिया गया, हम मर गई। एनसीईआरटी का लाइन है इसलिए बता रहा हूं दोस्त, क्योंकि एग्जाम में आता है। सुन लो, थोड़ा हो सकता है कि लंबा जा रहा हो, लेकिन मैं अच्छे से पढ़ा देता हूं। यहां पे एनसीईआरटी का एक लाइन है कि मान लो कि मैं जमींदार, मुझे अंग्रेजों ने बना दिया, मैं मर गया, तो मरने के बाद इस जमीन का जमींदारी किसके पास रहेगा? तो अंग्रेजों ने क्या बोला कि भैया हम तो जमीन के स्थायी मालिक हैं, तो इस भूमि पर इनका अधिकार जो है, भूमि पर इनका अधिकार कैसा रहेगा, तो भूमि पर पैतृक रूप से, ध्यान रखेंगे, भूमि पर किस प्रकार का, पैतृक रूप से रहेगा, पैतृक एवं ट्रांसफरेबल रहेगा, यानी हस्तांतरित अधिकार रहेगा। मतलब हम मरे तो इस जमीन पर जमींदार मेरा बेटा बनेगा। समझ में आई बात? ये VVI लगा लो दोस्त, VVI एग्जाम में पूछता है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो ये दूसरा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं तीसरे की, जिसका नाम है रैयतवाड़ी। पढ़ा दूं ना कि MCQ करा दूं? बोलो, पढ़ा दूं ये पूरा कि MCQ करा दूं? जैसा कहो आप। अगर आप कहोगे तो MCQ, नहीं तो आप कहोगे तो इसको पूरा कंप्लीट कर दूंगा। 2 मैंने बता दिए, 2 और बच गया है। अगर आप कहो तो ये वाली मैं करा दूं, ये दोनों भी, और नहीं तो आप कहो तो MCQ करा दूं। क्या करना है जल्दी बताओ, लिखो जल्दी कमेंट बॉक्स में। पढ़ा PADHO पढ़ा दो या MCQ, कुछ भी लिखो जल्दी आप कमेंट बॉक्स में। पढ़ा दो या MCQ, बताओ क्या करना है। वीडियो को अभी तक बहुत सारे लोगों ने लाइक नहीं किया, ये अच्छी बात नहीं है। वीडियो के लाइक का तो हक मेरा बनता है, वीडियो के लाइक का तो हक मेरा बनता है, इसलिए आप वीडियो को जरूर लाइक कर दें। जली को आग कहते हैं, मोहम्मद अनीस भाई हैं। अनीस भाई कहते हैं कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो इतिहास का ऑपरेशन कर दे उसे हिस्ट्री किंग शशि शरण कहते हैं। देखो भाई यार, मैं किंग विंग नहीं हूं, मैं तो इतिहास का विद्यार्थी हूं। इतना छोटा सा यार, बड़े बड़े भारत में इतिहासकार हैं, इतना छोटा सा आदमी हूं मैं इतिहास का, बस और कुछ नहीं। विद्यार्थी हूं इतिहास का, और विद्यार्थी में भी बहुत अभी नीचे का विद्यार्थी हूं, बहुत ऊंचा विद्यार्थी नहीं हूं। विद्यार्थी, शिक्षक हमेशा विद्यार्थी रहता है। पढ़ा दो, बच्चे कह रहे हैं पढ़ा दो, तो चलो पढ़ा देते हैं। तीसरी व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रैयतवाड़ी कहते हैं। आ जाओ भाई, रैयतवाड़ी, जब आपका आदेश है, आपका हुक्म, सर आंखों पर। और ऊपर कमेंट बॉक्स के अंदर में लिंक लगा हुआ है व्हाट्सएप के ग्रुप का, वो मेरा पर्सनल ग्रुप है, आप उसको जाके जरूर ज्वाइन कर लें। अगर ज्वाइन करने में समस्या आ रही है तो वो भर गया होगा, तो नई व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रात में 10 बजे 11 बजे कल सुबह तक अपडेट कर दिया जाएगा, कम्युनिटी पर लगा दिया जाएगा। इसी चैनल के कम्युनिटी पर इसको आप सब्सक्राइब कर लें और आपको वहां से वो मिल जाएगा। अब सुनिए,
रैयतवारी का मतलब समझिए। सबसे पहले तो रैयत शब्द का मतलब समझिए। ये जो रैयत शब्द है ना, इस रैयत शब्द का मतलब क्या होता है? रैयत शब्द का मतलब होता है किसान। रैयत का मतलब क्या होता है दोस्त? किसान। अब यहां से 3 प्रश्न। जो सबसे पहला कि रैयतवारी व्यवस्था कब प्रारंभ की गई, उस समय कहां प्रारंभ की गई, और उस समय प्रारंभ करने वाले आदमी का नाम क्या था? ठीक है, हाँ पूरा कर दे रहा हूं सर जी, पूरा कर दे रहा हूं। तो सबसे पहले समझिए कि जो रैयतवारी व्यवस्था थी, सभी लोग मेरे साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए 1820। वर्ष कौन सा? 1820। मद्रास के गवर्नर हुआ करते थे, मद्रास के गवर्नर थे, याद है, टॉमस मुनरो। मद्रास के गवर्नर हुआ करते थे कौन? टॉमस मुनरो। बहुत लोग ना टॉमस के जगह थॉमस लिख देता है, लेकिन थॉमस नहीं है, टॉ है, टाटा वाला टॉ है, टॉमस मुनरो। इसी टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था की शुरुआत की। अब अगला जो सवाल होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है, और वो सवाल होता है इनके क्षेत्र से संबंधित। एग्जाम में पूछता है दोस्तों कि इनका क्षेत्र कहां था। तो मुझे बताइए सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? मद्रास से। तो मद्रास तो इनका क्षेत्र रहेगा ही, और मद्रास के अलावा 3 नाम और बताता हूं। मद्रास, बॉम्बे और असम का थोड़ा सा इलाका। मद्रास, बॉम्बे और असम का थोड़ा सा इलाका, पंजाब भी है, ठीक है। मद्रास, बॉम्बे एवं असम का कुछ भाग, एवं असम का कुछ भाग। तो आप समझिए कि रैयतवारी जो व्यवस्था है, उस रैयतवारी व्यवस्था का जो क्षेत्र हुआ करता था, रैयतवारी व्यवस्था का जो क्षेत्र हुआ करता था, वो मद्रास का इलाका, बॉम्बे का इलाका और कुछ बात। अब सवाल है कि इस व्यवस्था के अंदर में हुआ क्या? तो साथियों, इस व्यवस्था के अंदर में क्या परिवर्तन हुआ समझिए। अंग्रेजों ने दिमाग लगाया, और अंग्रेजों ने इस व्यवस्था के तहत अंग्रेजों ने किसानों से सीधा संपर्क किया। अंग्रेजों ने क्या किया? तो अंग्रेजों ने किसानों से सीधा संपर्क किया। अंग्रेजों ने किसानों से क्या किया? तो अंग्रेजों ने किसानों से सीधा संपर्क किया। अब आपके मन में एक सवाल हो रहा होगा कि सर सीधा संपर्क क्यों किया? आपके मन में तो एक सवाल आएगा कि सर सीधा संपर्क क्यों किया? वो चाहते तो नहीं करते। भाई इसलिए सीधा संपर्क किया क्योंकि वो अब जो है ज्यादा पैसे का लोभ करने लगे। सीधा संपर्क किया। क्यों सीधा संपर्क किया? सीधा इसलिए संपर्क किया कि वो चाहते थे कि जो जमीन का मालिकाना हक है, वो मालिकाना हक किसको दे दिया जाए? तो रैयतों को दे दिया जाए। और इस व्यवस्था के अंदर में साथियों, इस व्यवस्था के अंदर में एग्जाम का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का लाइन है कि जमीन का मालिकाना हक किसके पास? तो जमीन का मालिकाना हक किसानों को दिया गया। किसको दिया गया? किसानों को, यानी रैयतों को। रैयत लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। रैयतों को दिया गया, किसानों को, रैयतों को दिया गया। और जानते हैं जब इनको रैयतों को ये दिया गया तो इसका एक अलग नाम दिया गया। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उसको कहा गया कब्जादारी व्यवस्था। क्या कहा गया? अंग्रेजों, एग्जाम में पूछेगा कि किस व्यवस्था के तहत, किस भू राजस्व प्रणाली के तहत किसानों को या रैयतों को स्वयं सरकार ने कब्जादारी अधिकार दे दिया। तो एग्जाम में जब पूछेगा, कोई कमेंट कर रहा है समझ नहीं पा रहा हूं, कि कब्जादारी अधिकार अंग्रेजों ने किसे दिया? तो याद रखेंगे कि अंग्रेजों ने रैयतों को कौन सा अधिकार दिया? जरा कमेंट करना सभी लोग। कब्जादारी अधिकार। एग्जाम में पूछेगा किसको दिया? तो किसानों को दिया कब्जादारी अधिकार। कब्जा हो गया, कब्जादारी अधिकार दिया। अब सुनिएगा, अब एक दो और छोटी बातें बताता हूं, ज्यादा नहीं खींचूंगा इसको। अब सुनिए 2 लाइन। ये सर का चैनल नहीं है, कोई न्यू बनाया है, प्लीज सर कंफर्म कीजिए इस बात को। मनीष पासवान जी, ये इस चैनल पे मैं ही पढ़ा रहा हूं। मेरा नाम शशि शरण है और ये ऑफिसर्स एकेडमी का ही एक भाग है ये चैनल। और आज 4 फरवरी 2025 है, रात के 10:15 बन रहे हैं। मनीष पासवान जी, आपको ये मुबारक हो। और दूसरा ये कहना चाहता हूं कि आ गया है पकड़ुआ ब्याह वाला। नहीं जी सर, कोई पकड़ा हुआ ब्याह वाला आया है। बिल्कुल अरमान भाई, पकड़ुआ ब्याह वाला आया है, तो पकड़ुआ ब्याह इनका करा दिया जाए।
करा दिया जाए क्या पकड़ुआ बिया? चलिए एडिटर भैया इस कमेंट को हटा दीजिए। भगवान मनीष पासवान जी, आप अच्छा ही कह रहे हैं या बुरा कह रहे हैं मुझे नहीं पता। आप निश्चिंत रहिए कि ये चैनल हमारा ही है, ये चैनल द ऑफिसर्स एकेडमी का ही भाग है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये व्यवस्था क्यों आया, मतलब ये इस व्यवस्था के अंदर में किसान डायरेक्टली अंग्रेज को टैक्स क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जो बिचौलिए थे उन बिचौलियों को समाप्त करना इस व्यवस्था का उद्देश्य था। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इस व्यवस्था का उद्देश्य, आखिरी बड़ी बात बता रहा हूं, इस व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य में एनसीईआरटी दो बात कहता है। एनसीईआरटी दो बात कहता है, मैं दोनों बात लिख देता हूं। वो कहता है किसानों की आय में वृद्धि करना। वो क्या कहता है? किसानों की आय में, वो कहता है साथियों कि किसानों की आय में वृद्धि करना, वृद्धि करना, किसानों की आय में वृद्धि करना। और दूसरी बात जो एनसीईआरटी कहता है वो ये कहता है कि जो बिचौलिए थे, जो अंग्रेजों और किसानों के बीच में जो बिचौलिए हुआ करते थे, उन बिचौलियों, ये बिचौलियों का मतलब क्या? जमींदार। बिचौलिया कौन था? जमींदार था। और जमींदारों को खड़ा किसने किया? अंग्रेजों ने खड़ा किया, अंग्रेजों ने खड़ा किया। देखो भाई, हमारा अंग्रेजों ने ना भारतीयों का हाल वैसे ही किया था जैसे ससुराल में हमारा होता है। जब नया नया आपका ब्याह होगा, आप ससुराल जाएंगे, तो ससुराल के अंदर में पहले साल खूब इज्जत होगा। वो कहावत हम क्लास में कहते हैं, पता नहीं कितने लोगों को याद है। एक कहावत हम कहते हैं कि पहला साल लुका के, दूसरा साल देखा के, और तीसरा साल सामने से कही, सामने से, या तीसरा साल कही ले ले अइह, ले ले अइह। ये मामला क्या है? जब आप पहली बार ससुराल जाएंगे तो आपके सामने से लोग नाश्ता ले जाएगा, कहेगा जीजा जी, जीजा जी के सामने से नाश्ता जाएगा, लुका के ले जाएगा कि जीजा जी देख लेने के समोसा ले जा रहे हैं कि रसगुल्ला ले जा रहे हैं, जीजा जी देख नहीं ले, लुका के ले जाएगा, ठीक है। और दूसरे साल जब आप दोबारा ससुराल जाइएगा तो कहेगा जीजा है ना बैठा हुआ है, जीजा यहाँ सोफा पे, आपके सामने से ले जाएगा, चिमकी में टंगले देखेगा कि दूगो समोसा है और दूगो रसगुल्ला आप ले जा रहे हैं, देख रहे हैं कि दूगो समोसा दूगो रसगुल्ला, बस इतने आया है इज्जत में, यही इतने इज्जत में मिला है, तो दिखा के ले जाएगा, देखो अब क्या, अब तो हमारा घर का टेंशन तुम ले लिए हो। और तीसरा साल कहेगा, आप जैसे ही रायपुर एयरपोर्ट पर उतरिएगा फोन आ जाएगा, हाँ उतर गए हैं मेहमान, हाँ तो एक काम करिएगा 1 किलो जो है ना अग्रवाल स्वीट से काजू कतली ले लीजिएगा। तो पहला साल लुका के, दूसरा साल दिखा के, तीसरा साल कहेगा आप ही ले आइएगा। इसीलिए हम 2 बार आज तक ससुराल गए, तीसरा बार गईबे नहीं किए। इसीलिए हम आज तक 2 बार ससुराल गए हैं, तीसरा बार हम गईबे नहीं किए। ना जाएंगे ना हमको ले जाना पड़ेगा, नहीं तो बताइए कितना बेइज्जती का बात है। समझ रहे हैं ना आप लोग? बहुत बेइज्जती हो जाता है भाई, लुका के दिखा के तीसरा साल कहेगा ले ले आइए। अब सुनिए, खैर तो इनका उद्देश्य, एक तो उद्देश्य क्या था, तो पहला उद्देश्य था कि भाई ये जो है क्या करें, ये किसानों की आय में वृद्धि कर दें। दूसरा इनका उद्देश्य क्या था कि बिचौलिए को समाप्त करना, बिचौलिए को समाप्त करना। अच्छा, ये बिचौलिए से कहना क्या चाहते थे? बिचौलिए का मतलब क्या? जमींदार। एक लाइन में लिख देता हूं डायरेक्टली, बिचौलिए को समाप्त करना। तो ये आपकी जो व्यवस्था थी इसको क्या कहते थे? रैयतवाड़ी। क्लियर है सभी को? यस सर लिख दो एक बार कमेंट बॉक्स में। अगर ये बात क्लियर है तो एक बार यस सर लिख दो इस कमेंट बॉक्स के अंदर में। अब देखो यार, बहुत सारे लोग ना स्क्रीनशॉट कर करके मैसेज भेज रहे हैं। आप तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस क्लास के वीडियो को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाकर अलग अलग ग्रुपों में डालकर लिंक को शेयर कर दिया है। कृपया उसका आपको फोटो हमको मत भेजें। आप, मैं जानता हूं कि आप सब मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आप तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब मत भेजिए लगातार टुई 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 टुई, खाली मोबाइल बज रहा है बगल में, तो ऐसे पढ़ाने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। एडिटर भैया नहीं मानिएगा आप, एडिटर भैया कह रहे हैं कि पहला में पहुना, दूसरा में ठेहुना, तीसरा में केहुना। ऐसे करोगे ना तो फिर हम घर में रह नहीं पाएंगे, अपने घर जाएंगे तो मालूम चलो निकाल दिया जाएगा। मैं अभी पीजीटी का क्लास ले, पढ़िए आराम से मेरे भाई, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल जल्दी ही शुरू हो जाएगा। पॉलिटिकल साइंस, चौथी व्यवस्था के बारे में बातचीत कर लेते हैं। आइए, चौथी व्यवस्था, चौथी व्यवस्था का नाम क्या था?
बताइए, महालवारी व्यवस्था। चौथी व्यवस्था कौन सी? महालवारी व्यवस्था। पहले में पहुना, दूसरे में ठेहुना, तीसरे में केहुना। गजब, मान गए भाई तुम लोग को। सुनिए, महालवारी व्यवस्था। महाल जो शब्द है, इस महाल शब्द का मतलब होता है गांव। महाल शब्द का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? महाल शब्द का मतलब होता है गांव। अब सुनिए, अब थोड़ा कंसंट्रेट कर लें भाई। सुनिए, अब बातचीत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि महालवारी व्यवस्था जो है कहां पर लागू की गई और किसने। तो सभी लोग एक नाम कमेंट करेंगे, सभी लोग एक नाम कमेंट करेंगे, वैरन हेस्टिंग का या लॉर्ड हेस्टिंग का। आपसे दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि इनका क्षेत्र कहां हुआ करता था। क्षेत्र कहां हुआ करता था? क्षेत्र में 3 जगह का नाम प्रमुखता से ध्यान रखेंगे, मध्य प्रांत, आगरा और पंजाब। सभी लोग करें, मध्य प्रांत, मध्य प्रांत। अरे बक, कमेंट बंद करो, अब तुम लोग हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं। मध्य प्रांत, मध्य प्रांत, मध्य प्रांत, मध्य प्रांत के अलावा पंजाब का इलाका और आगरा का इलाका। पंजाब और आगरा, ये 3 क्षेत्र। अब इसमें ना थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो, लेकिन उससे पहले एक और बात समझ लो और कॉन्सेप्ट भी समझ लो। इस व्यवस्था में होता क्या था? इस व्यवस्था में होता यह था कि सामूहिक रूप से पूरे गांव पर एक व्यक्ति को प्रधान बना दिया जाता था, और वो व्यक्ति क्या करता था, तो पूरे गांव का लगान वसूलने की जिम्मेदारी उसकी होती थी। और एक एवरेज निकाल लिया जाता था। मान लो मुखिया जी हैं, गांव के मुखिया हैं, तो मुखिया को अधिकार दे दिया गया था कि अगर कोई किसान जो है जमीन का टैक्स नहीं दे रहा है तो उसको जमीन से बेदखल कर दीजिए। मतलब महाल जो प्रमुख हुआ करते थे, जो महाल प्रमुख थे, यानी जो गांव के प्रमुख थे, मान लीजिए उसको मुखिया आप कह लीजिए, मुखिया, तो मुखिया को यह शक्ति दी गई थी, महाल प्रमुख को यह अधिकार था, या शक्ति ले लो, अधिकार शब्द ठीक नहीं है, महाल को यह शक्ति थी कि वो लगान न देने वाले किसानों को गांव से बेदखल कर दें। बेदखल करने का मतलब ये नहीं कि उनकी जमीन जायदाद बेच दी जाए, उनको उनकी भूमि से, किसान को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया जाए। किसानों को, किसानों न देने वाले किसानों को उनकी भूमि से बेदखल। लेकिन रुक जाइए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। बेदखल कर दिया जाए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैप के माध्यम से आप बताइए मुझे। और वो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं कहूं कि ये भारत का पूरा इलाका है, तो जमींदारी व्यवस्था कितने प्रतिशत पर? 19% पर। जमींदारी व्यवस्था किस प्रतिशत पर? 19% पर। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत का जो ये महालवाड़ी व्यवस्था है, इसमें भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल? तो 30%। भारतीय भूभाग का 30% हिस्सा महालवाड़ी व्यवस्था के अधीन हुआ करता था। 30% व्यवस्था जो है, भूमि जो है, इसके अंदर में आई थी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास?
क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? अच्छा, एक मेरे भाई पूछ रहे हैं, एक मेरे भाई बड़ी देर से एक सवाल पूछ रहे हैं, और जानते हैं सवाल क्या पूछ रहे हैं? सवाल पूछ क्या रहे हैं कि सनसेट लॉ के बारे में पूछ रहे हैं। सनसेट लॉ ड्यूरिंग ब्रिटिश अंपायर, सनसेट लॉ ड्यूरिंग ब्रिटिश अंपायर। तो बताना है आपको कि सनसेट लॉ ड्यूरिंग ब्रिटिश अंपायर कब? तो वो जमींदारी व्यवस्था के अंदर में थी, 1793 के अंदर में थी। मामला क्या था कि अगर आप सूर्यास्त से पहले अगर नहीं देंगे, सूर्यास्त से पहले अगर आप नहीं देंगे, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में आपको क्या कर दिया जाता था, उस जमींदारी से बेदखल कर दिया जाता था। 1793 के अंदर में सनसेट लॉ यहीं पर था। सूर्यास्त अधिनियम कहा जाता था, इंग्लिश में उसे सनसेट लॉ कहा जाता था। और ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, जिस भी भाई ने मेरे से पूछा है वो एग्जाम जरूर दिया है। ये एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ये कहाँ लागू था, तो बिहार और बंगाल में लागू था। इस बात को ध्यान रखिए। मतलब नियम इतना ही था कि सूर्यास्त होने से पहले जितना आपको टैक्स का पैसा देना है वो आप दे दीजिए, अगर आप नहीं दीजिएगा तो आपकी जमींदारी समाप्त कर दी जाएगी, है ना। सूर्यास्त से पहले लगान नहीं देने पर या भू राजस्व नहीं देने पर जमींदारी छीन ली जाती थी। छीन है लिख लीजिए सबसे अच्छा, समाप्त या छीन ली जाती थी। क्या ये बात क्लियर है सभी को? अब मुझे एक बात बता दो, ये मुझे एक बात बता दो कि अब कोई भी सवाल आपसे आएगा तो क्या आप बना दोगे? एक बार कॉन्फिडेंस में लिखोगे यस सर, हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं। मैंने आपको इस प्रश्न के मुकाबले सब कुछ सही बताया। अंग्रेजों की पूरी व्यवस्था जो है अगले स्लाइड पर आपको भू राजस्व व्यवस्था बताई। हमने आपको ये पूरी कहानी बताई, 1765 में इलाहाबाद की संधि बताई, इजारेदारी बताई, स्थायी बंदोबस्त बताया, इस्तमराड़ी भी बताई, जमींदारी बताई, रैयतवाड़ी बताई और महालवाड़ी बताई। बहुत धीरे धीरे एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। इसका बोर्ड पीडीएफ भी व्हाट्सएप के ग्रुप में डलवा दूंगा। जिन्होंने भी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। और अगर आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो वैसी परिस्थिति के अंदर में आपको डरने की कोई बात नहीं है। कुछ देर के बाद, 1-2 घंटे के बाद या सुबह तक कम्युनिटी में यहीं पर लगा दिया जाएगा, या इसी के कमेंट बॉक्स में कल सुबह आइएगा तो एक लिंक पिन रहेगा, उस लिंक को आप देख लीजिएगा, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है सर, आप ही पॉलिटी पढ़ा दीजिए। मैं ही पॉलिटी पढ़ा दूं? पढ़ा देंगे आप, आपकी इजाज़त है, आपका अगर मांग है तो इसको पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, या मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम हिंदो है वतन सिता हमारा, मतलब सॉरी, मतलब वही जो लाइन है पूरी, ये किसकी पंक्तियां, इसकी रचना किसने की? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना की रचना किसने की है? मेरा ये सवाल है। कमेंट बॉक्स में आप उत्तर बताएंगे। अगर आप उत्तर बता देंगे तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। सवाल को रोक के यहीं पर। सर कविता सुना दीजिए। देखिए, कविता सुनाने की मेरी इच्छा बहुत नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कविता क्या ही सुनिएगा आप कविता। बस इतना मैं आपसे कह सकता हूँ कि कविता मत सुनिए। मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ, कल की क्लास में आपको कविता सुना दूंगा। कविता रहने दिया जाए, अगर आप कहेंगे तो हम सुना देंगे, लेकिन गला साथ नहीं दे रहा है।
चलिए, कविता कल की क्लास में। वेरी गुड, कविता कल पढ़ेंगे। आगे प्रश्न को लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रारंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य नहीं था? मैं जब कई बार कांग्रेस पढ़ाता हूं तो मैं ये बताता हूं कि कांग्रेस के दो प्रकार के उद्देश्य हैं। एक जो है उनका प्रारंभिक उद्देश्य है, एक क्या है उनका प्रारंभिक उद्देश्य है, और दूसरा क्या है उनका अंतिम उद्देश्य है। तो अंतिम उद्देश्य तो आपको मैं कई बार क्लासेस में बता चुका हूं कि अंतिम उद्देश्य जब भी पूछा जाए तो वैसी परिस्थिति के अंदर में आप क्या लिखेंगे, तो आप यही लिखेंगे कि देश की स्वतंत्रता जो है, देश की स्वतंत्रता उनका अंतिम उद्देश्य हुआ करता था। ये बात तो फैक्ट है। लेकिन मैं आपको क्लास में कई बार पढ़ाते पढ़ाते बोलता हूं कि एग्जाम में पूछे जाते प्रश्न हैं कि इनका जो है वास्तविक उद्देश्य या मतलब जो प्रारंभिक उद्देश्य है वो प्राप्त करना क्या था। सर धीरे ही सुना दीजिए, अब इतना अगर है तो चलिए सुना देते हैं। पूरा सुना दें कि एक पार्ट सुना दें, बस इतना ही बताइए। एडिटर महोदय आप ही बता दीजिए, कहिएगा तो पूरा सुना देंगे, कहिएगा तो पार्ट सुनाएंगे। अभी ऐप पे क्लास आज और कल 2 दिन से छुट्टी है ऐप पे। चलिए, मैं कहता हूं कि मेहनतें हदें पार करती हैं, जुनून हालातों को मरोड़ देते हैं, परीक्षा तपस्या की कठिन दौर होती है, कुछ अपने मुश्किलों में छोड़ देते हैं। जवानी किताबों में ढल रही है, जिंदगी मौसम है, हर रोज बदल रही है, लफ्जों में दुख बयां किया नहीं जाता, लड़खड़ाते हुए ही सही पर जिंदगी संभल रही है। पैसा पैसा जोड़कर बापू मेरी किस्मत संवार रहा है, तिनका तिनका बचाकर बेटा हर रोज लड़ रहा है, फटे चप्पलों में बापू अब मीलों चलता है, रिजल्ट का क्या होगा इस बात से डरता है। रोटी पका रही मां घर पर, रोटी पका रही मां घर पर, बेटे का पेट यहां खाली है, पटाखे फुट रहे गांव पर, पता नहीं कब दिवाली है। होली खेल रहे सब यार यहां, किस्मत तो जाली है, और असफलता लगी जैसे गले, मार रहे सब ताली है। ताली मारो ताने मारो, मुझे अब कुछ ना कहना है, संघर्ष जिंदगी है माना, मुझे तो अब बस लड़ना है, असफलता छू भी ले मुझको, मुझको अब ना डरना है, और बात बाप के पगड़ी की है तो अब किस्मत से लड़ना है। तलवार पर लगाकर धार अब कलम उठाना है, घिस घिस कलम पन्नों को अब अंगार बनाना है, रखा बाप ने सर ऊंचा चाहे कुछ भी हालात रहे, इस बार मुझे बापू का सर समाज में उठाना है। तो आंखों में अंगार लिए, हाथों में कलम की धार लिए, खड़ा हूं मैं कर्म पथ पर, सपने हजार लिए, तो समय रण क्षेत्र का है, समय का बिगुल बजेगा, परीक्षा की घड़ी है यह रण क्षेत्र सजेगा, कलम डोलेगी पन्नों पर इतिहास रचेगी, और मेहनत स्वयं उम्मीदों पर सफल हो नचेगी। ये घड़ी जीतने का है, ये घड़ी उफान देगा, लड़ेंगे इस घड़ी से हम, ये घड़ी पहचान देगा, कलम मयार में साथ है मेरे, जमी देगा आसमान देगा, यही देगा खुशियां घरों की, यही सपनों को सम्मान देगा। तो आंखों में तू अंगार रख, तो आंखों में तू अंगार रख, हिम्मत नहीं तू हार अब, जीत हार का तो पता नहीं, पर हिम्मत तू हर बार रख, रख जुनून सीने में अपने, आंखों में प्रतिकार रख, सफलता चूमेगी कदमों को, बस हौसला बरकरार रख। अरे हम कहां रुकने वाले हैं, हम कहां झुकने वाले हैं, रखा कलम को शिद्दत से, फिर हाथ देख कर पता चला कि हाथों में पड़ गए छाले हैं, फिर भी कलम संभाले हैं, हम ऑफिसर्स एकेडमी वाले हैं। एक हाथ में जिम्मेदारियां, दूजे में सपने पाले हैं, जज्बा शिक्षक बनने का है, जो अब पूरा करने वाले हैं, रोकने वालों सुनो, हम नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि हाथों में पड़ गए छाले हैं, फिर भी कलम संभाले हैं, हम ऑफिसर्स एकेडमी वाले हैं। तो इस लड़ाई को अब अंजाम देने वाले हैं, मां के आंचल में खुशियां तमाम देने वाले हैं, बाबूजी के सपनों को नया आयाम देने वाले हैं, और शिक्षक मेरे नाम में लगे ऐसा नाम देने वाले हैं कि होश तो अब संभाले हैं, हम बढ़ते चलने वाले हैं, जुनून जीत की हद तक है, हम हद तक लड़ने वाले हैं, आंखों के नीचे छैया परी, छालों पर पड़ते छाले हैं, फिर भी कलम
कलम संभाले हैं, हम द ऑफिसर्स एकेडमी वाले हैं, हम द ऑफिसर्स एकेडमी वाले हैं। किस्मत ने बदले पाले हैं, हम किस्मत से लड़ने वाले हैं। आंखों पर चढ़ते ज्वाले हैं, हम कहां रुकने वाले हैं, हम द ऑफिसर्स एकेडमी वाले हैं। अंगारों पर चलने वाले हैं, हुंकारे हम भरने वाले हैं। निकल चुके विजय रथ पर, हम तो ऐसे मत वाले हैं, हम ऑफिसर्स एकेडमी वाले हैं। तूफान को मिटाने वाले हैं, खुद को भी गलाने वाले हैं। हार कहां हमने माना, हम गिर गिर कर उठने वाले हैं, हम ऑफिसर्स एकेडमी वाले हैं। तो कहता हूं कि कलम हो तो कलाम जैसी होनी चाहिए, जज्बा हो तो पहचान अलग होनी चाहिए, तेवर अलग और खून में रवानी होनी चाहिए, और होठों पर बिहार को बदलने की कहानी होनी चाहिए। दिल में जुनून, आंखों में लहू उतारना होगा, आंखों के आंसू को सुखाकर अंगार करना होगा। मां बाप के सपनों को पहचान देनी होगी, और इसके लिए अब किस्मत से लड़ना होगा। तो लड़ेंगे किस्मत से ताल भरेंगे, आंखों को भींचेंगे, गाढ़ा लाल करेंगे। कोई सौंदर्य नहीं, ना कहीं समय बर्बाद करेंगे। हम उठेंगे, लड़ेंगे, इसका शंखनाद करेंगे। जितनी हिम्मत है उतना निचोड़ देंगे, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ देंगे। हार हो तो ऐसी कि सबकी आंखों में पानी उतर जाए, और जीत हो तो ऐसी कि इतिहास अमर हो जाए। तो उठो बिहार के लाल उठो, तो उठो बिहार के लाल उठो, इस माटी इस धरा के कमाल उठो। तुम शिक्षक ही भविष्य बिहार के हो, उठो बेमिसाल उठो, कि हाथों में पड़ गए छाले हैं, फिर भी कलम संभाले हैं, हम ऑफिसर्स एकेडमी वाले हैं, हम ऑफिसर्स एकेडमी वाले हैं। परमपिता परमेश्वर से आप सबके लिए इतनी ही प्रार्थना है कि आप सब सफल हों अपनी परीक्षा में, इससे ज्यादा मेरी कोई प्रार्थना नहीं है। हम ऑफिसर्स एकेडमी की तमाम शिक्षकों की टीम तरफ से बस इतना ही परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप सब इस साल सफल हों, और अपने माँ बाप के सपनों को आप पूरा करें, अपने सपनों को पूरा करें, और बिहार के बेहतर भविष्य के लिए आप बच्चों को प्रेरित कर आगे बढ़ाएं, और एक ना एक दिन आपकी मेहनत से ये बिहार जरूर बदले। जितने भी मेरे भाई बहन हैं, सभी भाई बहनों के लिए बस इतना ही प्रार्थना है, इससे ज़्यादा मैं और कोई प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं अब कोई प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ। एक मेरे भाई कह रहे हैं कि सर अब रहने दीजिए सर, अब रात को आज नींद नहीं आएगी। महालवारी में मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी गवर्नर होंगे दोस्तों। महालवारी में ना हॉल्ट मैकेंजी, लॉर्ड हेस्टिंग इसको लागू करेंगे, लेकिन यहाँ पर हॉल्ट मैकेंजी जो हैं क्या होंगे, हॉल्ट मैकेंजी गवर्नर होंगे, है ना। ठीक है, ठीक है, बस इतना ही कहना है। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रारंभिक वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य नहीं था? भारतीयों को एक राष्ट्र में बांधना, बिल्कुल एकता के सूत्र में बांधना, मैंने क्लास में पढ़ाया है इसको, एकता के सूत्र में बांधना। दूसरा, भारतीयों को संगठित करना, भारतीयों को क्या करना, संगठित करना, ये भी इनका उद्देश्य है, दोनों के दोनों। तो पहला क्या है, ये उद्देश्य था। दूसरा, एक आम अखिल भारतीय राजनीतिक नेतृत्व, बिल्कुल भारत में आप जानते हैं कि एनसीईआरटी कहता है कि भारत के अंदर में राजनीतिक शून्यता थी, अब इस राजनीतिक शून्यता को समाप्त करना था। तो इसके लिए क्या है कि भारत के अंदर में लोगों में राजनीतिक ज्ञान को आगे बढ़ाना था, ये भी इंपॉर्टेंट है। आम राजनीतिक गतिविधियों के लिए आम राजनीतिक मंत्र, बिल्कुल आम लोगों को राजनीति से जोड़ना, ये भी एक उद्देश्य हुआ करता था। ब्रिटिश शासन से नहीं, ये गलत बात है। आप जानते हैं कि ये क्या है, ये अंतिम उद्देश्य है कांग्रेस का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी विकल्प हो जाएगा दोस्तों, डी विकल्प हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी विकल्प हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? ऑफलाइन में आके ले लीजिए ना, ऑफलाइन में तो नया है ही। नया बैच ऑफलाइन में आया है।
नया बैच ऑफलाइन में उपलब्ध है, आप ले सकते हैं नया बैच, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, यू कैन टेक द न्यू बैच। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं और कल पुनः मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत नमस्कार। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको बहुत सारी नोटिफिकेशन मिलेंगी। तो हमारी टेक्निकल टीम से अनुरोध है, वो थोड़ी देर के बाद व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लगा देगी, अभी नहीं मिला है, रात रात तक कम्युनिटी पर लगा दिया जाएगा, कहीं भी ना कहीं लगा दिया जाएगा, ताकि आपको समस्या ना हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस क्लास का जो बोर्ड पीडीएफ है, वो बोर्ड पीडीएफ इसी ग्रुप में डलवा देंगे, व्हाट्सएप के ग्रुप में, और प्रतिदिन आपको उसमें उपलब्ध होता रहेगा। इस क्लास में जुड़ने के लिए आप तमाम लोग